दिस इज लाइक अ मैकेंजी थिंग। तो उनकी जो गेम होती है उनमें आपको अपने एनालिटिकल स्किल्स यूज करने हैं। वो जैसे इफ यू रिमेंबर क्लैश ऑफ क्लैंस खेली होती है ना बचपन में, तो उसमें होता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड टाइम है, ऑप्टिमाइज कैसे करना है, कहाँ पे अटैक करना है, कहाँ पे नहीं करना है। तो दिस इज ऑल्सो स्ट्रैटेजी। नो सपोज तुझे बोला कि टेल मी द नंबर ऑफ पेट्रोल पंप्स इन दिल्ली। अब फर्स्ट इंस्टेंस में लगेगा भाई मेरे को क्या पता पेट्रोल पंप कितने हैं, पर मैं निकालू कैसे, काउंट थोड़ी करूंगा। व्हाट मैटर्स इज कि तुमने वो स्ट्रक्चर एंड अप्रोच जो लिया है, इज दैट लॉजिकल इनफ? कोई भी फॉर्म है, मेरे को क्लाइंट बोल रहा है यार मेरे को इस चीज में इंटर करना है, कोका कोला बोलता है कि भाई मेरे को जूसेस में घुसना है, ठीक है। सबसे पहले क्या पूछेगा, मार्केट कितनी बड़ी? शार्क टैंक में पूछते हैं ना मार्केट साइज क्या है, कितनी बड़ी मार्केट है, कितने करोड़ की मार्केट है, ठीक है, क्योंकि तुम उसी का तो एक परसेंटेज रेवेन्यू कमाओगे ना, ठीक है। अगर 1 लाख करोड़ की मार्केट है तो तुम्हें पता है कि 1 लाख करोड़ हाइपोथेटिकली रीच किया जा सकता है, ठीक है, कि इतना लोग कंजम्पशन कर रहे हैं, 10% 10,000 का मेरा रेवेन्यू है, ठीक है। अगर मार्केट ही 100 करोड़ की है तो 50% करके 50 करोड़ बन रहा है, ठीक है। दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लाइंट को जानना है, एज अ पर्सन कैसे हो, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है फॉर्म्स, ठीक है। लोग क्या करते हैं, रटा आंसर ले जाते हैं स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का। आज लोग बोलते हैं आई एम अ परफेक्शनिस्ट, बहुत लोग करते हैं, हर काम ठीक करने की कोशिश करता हूँ मैं, रह जाता है, लोग मेरे से आई कांट से नो, ठीक है भाई है ये क्या है भाई, तो क्या हवाबाजी कर रहा है मेरे सामने बोलेगा इंटरव्यू, तो थोड़ा रियल भी रहना है। उसको कंसल्टिंग में इसलिए आ रहा है क्योंकि तेरे को ट्रैवलिंग अच्छी लग रही है, ब्रांडिंग अच्छी लग रही है भाई, एमबीपी वाला ऐसे लाविश होटल्स दिख रहे हैं, ब्रांड है भाई, ये तो अलग सूट में आते हैं की भाई, ठीक है, पैसे बढ़िया है बाकी से। हेलो मनन, होप यू आर वेल। सो मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स सुमन को जानते हैं, बट जो नहीं भी जानते, सुमन इज पास्ड आउट फ्रॉम शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज and also he is currently working with the Bain & Company. So आज मनन की लाइफ, मनन की स्टोरी, मनन की जर्नी के बारे में जानेंगे। So मनन, वेलकम टू द पॉडकास्ट। Thanks यार, thanks for having me here. Really glad to be part of this. Yeah, so really looking forward. थैंक यू सो मच। सो मनन, सबसे पहले थोड़ा सा आपकी हिस्ट्री, थोड़ी जर्नी के बारे में जानते हैं कि बेन एंड कंपनी तक एक्चुअली आप पहुंचे कैसे, कहाँ से स्टार्ट किया था, क्या क्या बीच में ऑब्स्टेकल्स आए, क्या क्या जर्नी करी, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं यार। सो this actually I think I didn't actually wanted to be part of consulting, मतलब मेरा स्टार्टिंग से ऐसा प्लान नहीं था। अच्छा। एंड मेरे को पता भी नहीं था कि भाई एमबीबी क्या होता है, कंसल्टिंग क्या होता है। सो आई थिंक थोड़ा मैं उस पाथ पे आता गया एंड दैट एक्चुअली वो चलती गई, फ्लो हुआ। सो दिस एक्चुअली आई थिंक टर्निंग पॉइंट would have started when I got into my college, SSCBS। उसकी प्रेप करी थी काफी, एंट्रेंस की उस टाइम पे, तब ड्यू जैट होता था, CUT नहीं था, CUT से जस्ट एक बैच पहले था, द कोविड बैच, द कोविड बैच जिसके बोर्ड्स नहीं हुए हैं। सो दैट, तो एंट्रेंस की प्रेप करी थी यार बहुत ऑनेस्टली। तो मेरे को एक्चुअली सुखदेव का भी नहीं पता था कि सुखदेव ऐसे अच्छा कॉलेज है। अच्छा। तो वैसे मेरा स्कूल भी यहीं पे था, रोहिणी में, तो आई हैव लाइक बिन अराउंड है, मतलब बिल्डिंग मैंने देखी हुई थी, बट मुझे इतना नहीं पता था कि भाई कि ऐसे वैल्यू है, हाँ इतनी वैल्यू है, एंड कि भाई ऐसे नंबर 1 UGB स्कूल है, स्टफ लाइक दैट। सो बस किसी एक ट्यूशन टीचर ने मेरे को बोला था, काफी अच्छी टीचर थी वो मेरी, तो उन्होंने बोला था कि ऐसे ऐसे सुखदेव करके इसकी एंट्रेंस प्रेप होती है। तो उसकी फिर ड्यू में आने के लिए प्रेप करी ड्यूरिंग दैट कोविड वाला फेज, एंड या होपफुली फिर हो गया CBS में। देन व्हाट हैपेंड वाज कि इधर बहुत सारी कंसल्टिंग फर्म्स आती थी। अच्छा। तो इधर कॉर्पोरेट का कल्चर बहुत था कि प्लेसमेंट्स के लिए फेमस ऑब्वियसली CBS। आप कौन सी फील्ड में थे बेसिकली CBS में? यार आई वाज इन BMS फाइनेंस, आई टुक फाइनेंस स्पेशलाइजेशन देयर, तो आई टुक दैट, एंड वहां पे भाई सब लोग ऐसे कंसल्टिंग कर रहे हैं। आई रिमेम्बर उधर ऐसे वी हैव लाइक had like 3-4 cats हमारे कॉलेज में। अच्छा। एंड उनका एक का नाम था कॉर्पोरेट एक्सपोजर, एक का नाम था स्टाइपेंड, एक का नाम था बेल। अच्छा। क्योंकि बेल वहां पे काफी प्रोमिनेंट रिक्रूटर थी काफी स्टार्टिंग से, ठीक है। तो या वन थिंग लेड टू अनदर, सब कर रहे थे तो हमने भी कर ली कि भाई ऐसे प्लेसमेंट में बैठते हैं, कंसल्टिंग फर्म ज्यादा आती हैं, तो दैट हैपेंड। फिर या कंसल्टिंग प्रेप करी एंड देन I first landed up at Alvarez & Marsal. Okay. बेन का मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था, अच्छा, शॉर्टलिस्ट नहीं आई थी। अच्छा। Yeah, so basically at that point स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स के लिए आए थे, COEs होते हैं बेन में, ठीक है। सो उस टाइम पे प्राइवेट इक्विटी वाला नहीं आया था, ठीक है, एंड प्राइवेट इक्विटी इनका सबसे मेजर COE है। अच्छा, ठीक है। तो दैट डिडंट कम फॉर हायरिंग पीपल,
सो जो आए थे उन्होंने उसकी प्रेफरेंस की बेसिस पे, आई एम अज्यूमिंग कि जिसने जिस डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस दी उस हिसाब से शॉर्टलिस्ट आई, ठीक है एंड उस टाइम मेरी नहीं आई. ठीक है However, another firm was A&M, जो just उसके बाद आई थी, तो वहां पे I ठीक है. got placed. So I've like worked there till like I think I worked till April, around 10 ठीक 11 है. months at Alvarez and Marshall, ठीक है and then I switched from A&M to Bain. ओके Yeah. अच्छा मतलब बिल्डिंग भी स्विच नहीं करी मैंने, स्विच करे. सेकंड फ्लोर पे था वो अच्छा A&M, सेम बिल्डिंग है एंड या सेम बिल्डिंग है साइबर हब में. तो A&M की बिल्डिंग इज ऑन सेकंड फ्लोर एंड बेन की इज ऑन फोर्थ फ्लोर, तो वही लिव. लोग भी कोई मिलते होंगे. या लोग भी बहुत, कंसिडरिंग आई गेस Bain and A&M are very similar firms, and I have been into private equity on both fronts. ठीक है तो इंटर स्विचिंग भी काफी है, लोग भी अच्छा. बहुत ऐसा आपस में जानते हैं कि बेन के लोगों ने ही स्टार्ट करी है ये वाला ऑफिस. ठीक है So there's a lot of things that are common between the two firms. So yeah, ठीक है. तो उस perspective से a lot hasn't changed for me from a very geographical lens. So yeah, that's more or less been like in a very broad sense. ठीक है. तो मनन इसी से रिलेटेड मेरा लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिकली लाइक मैं 10th 11 का स्टूडेंट हूँ, कॉमर्स का Yeah. स्टूडेंट हूँ. बेसिकली मैं टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज से भी आया हूँ. सो लाइक मैं कॉमर्स में हूँ और मुझे फिगर आउट करना है कि मुझे एक्चुअली करना क्या है. मुझे फाइनेंस लाइक बहुत ज्यादा इंसाइट तो करता है, मैं करना तो चाहता हूँ, बट आई डोंट एक्चुअली नो कि उन सब चीजों में होता क्या है. लाइक मैंने बुक्स में पढ़ा है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होती है, प्राइवेट इक्विटी होती है, कंसल्टिंग होती है, और ये सब चीजें बहुत ज्यादा फैंसी लगती है जब हम दूर से देखते हैं. बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे आप वर्क फील्ड में काम करते हो, तो मेरे को इन तीनों के बीच में एक लाइक सिंपल और डिफरेंस बताओ Right. कि एक्चुअली वर्क फील्ड में होता क्या है. पढ़ा तो सबने है, लेकिन एक्चुअली हम काम क्या करते हैं इन तीनों फील्ड्स के अंदर. Cool, yeah. So, this is my understanding. The thing is, you're very right कि starting में मैं भी जब internship ढूंढ रहा था या जॉब ढूंढ रहा था, तो हर बंदे का ये होती है कि यार फाइनेंस जॉब चाहिए. फाइनेंस जॉब चाहिए. हाँ फाइनेंस जॉब का मतलब क्या है? मतलब Do you mean investment banking हाँ. job? Do you mean portfolio management management, job? Do you वही. mean valuation? Do you mean PE? Do you mean VC? तो वो बहुत ठीक बात है, ठीक चीजें है. क्लियर नहीं है. ठीक बात है. मेरे लिए भी नहीं थी. मैं भी भाई ऐसे फाइनेंस बोल रहा था, बोलता था फाइनेंस क्या? फाइनेंस तो इंटरनल फंक्शन भी होता है. फंक्शन भी होता है. ठीक बात है. So yeah, that's very valid. तो यार what difference I think according to me is investment banking का majorly यार काम क्या होता है investment bankers का, कि they are more concerned with either raising funds for a typical company, ठीक है. ठीक है, और मतलब buying and share of buying and selling of equity basically. ठीक है. सपोज किसी फर्म को रेज करनी है मनी, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग उनके ऑपरेशंस वगैरह देखेगा, या ठीक है. उनको वो एक शेयर ऑफ कंपनी बेचने में हेल्प करेगा. स्टार्ट टू एंड. या मतलब डिपेंडिंग कि क्या उनका अरेंजमेंट है. कुछ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में स्टेजेस की, ये वाली स्टेज है, हाँ 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 ठीक है. दोस थिंग्स आर डिफरेंट. बट या अगर मैं इन शॉर्ट बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड वे में बताऊं तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बेसिकली सेल्स जॉब है. सेल्स जॉब. सेल्स जॉब फॉर फाइनेंस. अच्छा. मतलब बोलते हैं पॉपुलरली कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टेक्निकली आप ब्रोकर हो, ठीक है. या आप अपनी जो आपका क्लाइंट है आप उसको फंड्स रेज करने में हेल्प कर रहे ठीक हो. एज है. सिंपल एज दैट. ठीक है. ठीक है. उनका वो सपोर्ट दे रहे हैं आपको फंड रेज ठीक है. करने में. ठीक है. ठीक है. अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में दिस लाइक कि सपोज कोई, हाउ शुड आई से दिस, कि भाई कोई बंदा फंड मैनेज करे, फंड मैनेजर है, ठीक है, तो वो अब डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप का फंड मैनेजर है. लेट्स अज्यूम कि पब्लिक इक्विटीज का है, ठीक है, जो नॉर्मल सेंसेक्स वगैरह पे, निफ्टी वगैरह पे आ रही है फर्म्स, ठीक है, तो लिस्टेड फर्म्स है बेसिकली. ठीक है. तो उसका काम क्या होता है कि उसने पूल करे हुए बहुत लोगों से पैसा, ठीक है. फ्रॉम डिफरेंट, जो लोग भी इन्वेस्ट करे, हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं. फॉर इंस्टेंस म्यूचुअल फंड्स है, ठीक है. ठीक है, तो म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है, ही और शी एक्चुअली डिसाइड्स कि मेरे पास इतना कॉर्पस है, मेरे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है. इन्वेस्टिंग डिसीजन जो ले रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ जितने भी को इन्वेस्टर्स हैं, वो फंड मैनेजर ले रहा है. ठीक है. कि उसको लग रहा है कि ये XYZ स्टॉक जो है अंडर वैल्यूड है, या ये बढ़ने वाला है, या ट्रम्प की कोई न्यूज आ गई है, या जो भी उनके एनालिसिस है, आई वोंट गेट इनटू दैट. बेसिकली जो इन्वेस्टिंग डिसीजन ले रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द फंड और द पीपल को इन्वेस्टर्स, that person is actually the fund manager. ठीक है. तो ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का हो गया. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गई, ठीक है. सिंप्लीफाइड सेंस में. वैल्यूएशन में व्हाट हैपेंस इज, वैल्यूएशन का एज द नेम सजेस्ट,
कंपनीज की वैल्यूएशन करना। अच्छा तो नाउ यू कैन एनीबडी कैन से यार वैल्यूएशन तो इजी होती है, मेरे को पता है कि यार इतने 150 रुपए का कोई शेयर है XYZ, उसके इतने शेयर मार्केट में है, मल्टीप्लाई करके मार्केट कैप निकल गई। बट वैल्यूएशन एक्चुअली हेल्प्स यू मेजरली विद प्राइवेट कंपनीज। अच्छा फॉर इंस्टेंस लेट्स से कि चलो कोई भी एक फर्म दे मेरे को, मुश्किल कोई भी जो प्री रेवेन्यू है, कोई भी है, लाइक ऐसे करंटली दिमाग में जैसे सुपर यू है रणवीर सिंह की, ठीक है ठीक है। अब ये तो स्टिल एक सिंपलर बिजनेस है करने के लिए, ये कोई FMCG प्रोडक्ट है। अब इसकी वैल्यूएशन अब पब्लिकली अवेलेबल नहीं है ना, कि कितने लोग पैसे देने के लिए रेडी है, डिमांड सप्लाई मेरे पास है नहीं। तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं टू यूज डिपेंडिंग ऑन द फर्म। रेवेन्यू मल्टीपल सुना होगा कि भाई इसका 10x रेवेन्यू मल्टीपल है, कि अगर वो 2 करोड़ रुपए कमा रही है साल के, कमा रही है मतलब रेवेन्यू है, तो 20 करोड़ की वैल्यूएशन है, ठीक है। या फिर कुछ भी है फॉर दैट मैटर, काफी जैसे जो इंटरनेट कंपनीज होती थी फेसबुक वगैरह पहले टाइम में, इनका होता है फ्रॉम बेस यूज करते हैं सब्सक्राइबर का, अच्छा, या फॉलोअर्स का। जैसे सोशल मीडिया फर्म्स है वो फॉलोअर्स का बेस यूज करते हैं, ठीक है। या फिर हाँ, इस तरीके से डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो प्राइवेट चीजों कंपनीज की वैल्यूएशन करना इज रिलेटिवली टफर ऑब्वियसली, फॉर ऑब्वियस रीजंस, ठीक है। तो हाँ, तो वो चीजें हो गई वैल्यूएशन के अंदर, दैट्स जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ इट। सर एसेट वेरीज। प्राइवेट इक्विटी में थिंग इज कि प्राइवेट इक्विटीज भी सॉर्ट ऑफ फंड मैनेजर जैसा ही होता है। द ओनली डिफरेंस इज कि वो प्राइवेट फर्म्स की खरीदते हैं, ठीक है। मतलब इसमें ना इन्वेस्टिंग इफ आई मे डिविएट, तो इसमें स्टेजेस होती है इन्वेस्टिंग की, ठीक है। सबसे पहले हो गई तुम्हारी प्री सीड स्टेज फंडिंग, कि जब बिल्कुल आइडिया स्टेज पे है या MVP बना रहे हैं या बिल्कुल अर्ली स्टेज है, ठीक है। एंड फिर उसका सीरीज A, सीरीज B, सीरीज C, फिर उसके बाद होता है प्राइवेट इक्विटी एक्चुअली कम्स एट अ लेटर स्टेज। अच्छा, क्योंकि प्राइवेट इक्विटी का क्या होता है कि ये लोग ज्यादा चेक साइज लाते हैं, ठीक है। एंड इनको है कि हम थोड़ी साइजेबल स्टेक भी खरीदें। These are HNIs basically? HNIs नहीं, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स है, जैसे ब्लैकस्टोन के वगैरह। तो ये रेज, इनका फंड रेजिंग का तरीका इज डिफरेंट, आई गेट बैक टू दैट अगेन, ठीक है। बट प्राइवेट इक्विटीज HNIs वगैरह से पैसे लेते हैं, ठीक है, इन अ सिंपल सेंस। जैसे सॉवरेन वेल्थ फंड्स होते हैं, जैसे दुबई सऊदी के हैं, कि वो गवर्नमेंट के फंड्स हैं, उनको इन्वेस्ट करना, ठीक है। या सिंगापुर का फंड है, HNIs हो गए या जो भी है, ठीक है। तो ये इनसे पूल करते हैं मनी इन अ सिंप्लीफाइड सेंस, ठीक है। सपोज 200 लोगों से 10-10 करोड़ लिए, 2000 करोड़ का फंड बनाया PE ने, एंड देन दे वुड इन्वेस्ट इन प्राइवेट कंपनीज, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंड वन ऑफ द फीचर ऑफ दीज PE कंपनीज इज कि इनको एक साइजेबल स्टेक लेनी होती है, ताकि ये मैनेजमेंट के डिसीजन को इम्पैक्ट कर पाए, चेंज कर पाए। सपोज जैसे बीच में आया था कि हल्दीराम से आई डोंट रिमेंबर ब्लैकस्टोन ने ब्लैक रॉक आई गेस इन्वेस्ट करने का सोच रही है, आई एम नॉट श्योर कि इफ दे हैव इन्वेस्टेड। तो उनका मोटिवेशन इज कि वो एक बार खरीद के चेंजेस इन्फोर्स करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत केसेस में होता है कि जो PE फंड्स होते हैं ये बोर्ड पे भी अपना रिप्रेजेंटेटिव बिठाते हैं, ठीक है, कि भाई हमें हमारा पैसा लगा हुआ है, हमें इसको ऐसे ही करना है। तो डिसीजन मेकिंग भी एक ब्रॉड सेंस में इम्पैक्ट करना चाहते हैं, तो इसलिए उनकी स्टेक भी ज्यादा होती है। एंड ये थोड़ा लेटर स्टेज पे इन्वेस्ट करते हैं, ये अर्ली स्टेज शार्क टैंक फर्म टाइप कंपनीज में नहीं करते कि भाई 10-20 करोड़ वैल्यूएशन है, हमें 70-80 लाख दिया, उतने में नहीं करते। इनको है कि एक बिग इनफ कंपनी होनी चाहिए, 500,000 करोड़ जो भी है वो इतना डिफाइंड नहीं होता, बट एट अ लेटर स्टेज की वैल्यूएशन भी, कंपनी का साइज भी बड़ा हो, कि थोड़ा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो, चल गई हो कंपनी, रेवेन्यू बन गया हो, तो उस स्टेज पे PE फर्म्स कम इनटू पिक्चर एंड डिसीजन वही रहता है, ठीक है। एसेंशियली इन्वेस्टिंग डिसीजन है, ठीक है, PE फर्म्स में कि हमें कौन सी फर्म्स में करना है, डाइवर्सिफाई करना है, इसमें क्या इम्पैक्ट आ सकता है। वैल्यूएशन का भी रोल आता है, वैल्यूएशन का भी रोल है। फिर वो पोटेंशियल भी देखते हैं कि अगर हमने एक्वायर करी है, अब PE फर्म बहुत देर तक होल्ड नहीं करती, ठीक है, 4-5 साल 6 साल डिपेंडिंग की साइकिल क्या है, साइकिल उन्होंने ऐसे 20-30 साल तक पकड़ के छोड़ नहीं देने, जैसे वॉरेन बफेट पकड़ के छोड़ देते हैं, ठीक है, कि भाई कंपनी खरीदेंगे, 20 साल के बाद देखेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, ये इतना नहीं देखते, ठीक है। इनको है 4-5 साल 2-3 साल डिपेंडिंग किस टाइप का फंड है और किस टाइप का मैंडेट है। तो उस पर्सपेक्टिव से उनको होता है कि हमने सपोज 5 साल के लिए होल्डिंग पीरियड है, तो उन्होंने डे 0 पे एंटर करा, लेट्स सपोज वैल्यूएशन ऑफ 1000 करोड़,
ठीक ठीक है। है, उन्होंने 10% स्टेक खरीदी सपोज, ठीक है। तो 100 करोड़ की। ठीक है। तो उनको है कि हमने 5 साल रखा, हमने थोड़े वैल्यू क्रिएशन लेवल्स रखे, मीनिंग ठीक है। कि छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स है, मैनेजमेंट में चेंजेस या ऑपरेशंस में चेंजेस कि हम है, करें ठीक कि है। एकदम से वैल्यू अनलॉक हो। हम्म ठीक है, कि उसको जैसे आईटीसी को डिवाइड कर दिया या ठीक कुछ भी इस है, टाइप बड़ा का। स्पेस मिले उसको बेसिकली ग्रो करने का। हाँ, बेसिकली कि उसकी कुछ कॉस्ट एफिशिएंसीज निकाली हैं, या कई बार पी फर्म्स को होता है कि उनके पोर्टफोलियो में कोई XYZ कंपनी है जो उसकी सप्लायर है, ठीक है। कंसिडरिंग दोनों पोर्टफोलियो में है, तो बोलता है भाई ए फर्म जो उसकी सप्लायर है कि भाई वो Acquire. सस्ता देगा, ठीक कंसिडरिंग है। दोनों की ओनरशिप सिमिलर है। सिमिलर है, ठीक है। ठीक मतलब है, दैट्स जस्ट वन वाइल्ड एग्जांपल। ठीक है। तो हाँ, तो ये तो ऐसा भी होता है कि मतलब जैसे मैंने लाइक पढ़ा भी है कि लाइक जो कंपनीज लाइक बेसिकली डूब रही होती हैं या फिर जो फाइनेंशियली वीक होती है, Yeah. उनको भी एक्वायर करके वो दोबारा से रीएस्टैब्लिश करके एक बेटर अमाउंट पे बेचती है। Yeah. लाइक प्राइवेट इक्विटी का ये पार्ट भी हो सकता है। ये भी एक टाइप होती है, इसको कहते हैं बेसिकली डिस्ट्रेस्ड कंपनी। डिस्ट्रेस कंपनीज। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, सपोज बिल्कुल बैंकरप्सी फाइल कर चुकी है, जैसे एयर इंडिया सपोज या कोई भी फर्म है, ठीक है। ठीक है, तो उसमें है कि भाई बिल्कुल कंपनी डूब चुकी है एंड इसकी रिस्ट्रक्चरिंग करनी है इन अ सेंस। चाहे उसमें सपोज 10 SKUs हैं, 10 नहीं चल रहे हैं, या आउटलेट सपोज बहुत सारे हैं, सपोज स्टारबक्स है, सपोज मान लेते हैं डूब रही है, ठीक है। हजारों आउटलेट्स है दुनिया भर में, बट उनमें से बहुत सारे लॉस मेकिंग, तो लॉस मेकिंग काट दो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे सैलवेज करो वैल्यूज की कि भाई जो जो नहीं चल रहा है उसे हटाओ। हाँ, जहाँ बचा सकते हो। बेसिकली रीस्ट्रक्चरिंग करो इन अ सेंस कि ये वाला वर्टिकल नहीं चल रहा है, 10 में से 9 प्रोडक्ट्स नहीं चल रहे हैं, तो इनको बंद कर दो। हम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे खेलेंगे एंड उसके इंप्रूवमेंट करेंगे, उसके प्लांट में करा, उसके कॉस्ट एफिशिएंसीज देखी या कुछ भी करा। ठीक है। बेसिकली रीस्ट्रक्चर करके वैल्यू अनलॉक करते हैं कि उन्होंने बहुत सस्ती खरीदी है, इसका 5x भी हो गया तो उन्होंने तो कमा लिया ना मल्टीपल। तो ये भी होता है कि पी फर्म्स यूजुअली डिस्ट्रेस्ड कंपनीज में भी आती हैं। ठीक है। बट ऑब्वियसली अगेन डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ फर्म, द काइंड ऑफ मैंडेट दैट पर्टिकुलर फंड हैज, कि क्योंकि उसके भी इन्वेस्टर्स हैं तो उसको बोल के पैसा लेगा ना, ठीक है, कि भाई मैं डूबने वाली कंपनीज में ही कर रहा हूँ। ठीक तो अगर जो HNIs हैं, फंड्स हैं, तुम उस हिसाब से देखो, एंड ऑब्वियसली उसका फिर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी ज्यादा होता है, रिस्क ज्यादा, रिटर्न ज्यादा ऑब्वियसली। ऑब्वियसली। अब कंसल्टिंग का थोड़ा सा बताओ कि कंसल्टिंग एक्चुअली वो एक थोड़ा सा वो है कि मतलब फैसिनेशन है, कंसल्टिंग एक्चुअली में है क्या? कंसल्टिंग फ्रॉम POV ऑफ कंसल्टेंट फॉर पीपल टू गेट इनटू, या फिर एज एन इंडस्ट्री लाइक जो कंसल्टिंग ग्रुप्स है बेसिकली एज अ POV ऑफ कंसल्टेंट ओनली, लाइक आई वांट टू गेट इनटू सब कंपनी टू बी अ कंसल्टेंट, सो उसका क्या रोल होगा? So basically asking me कि घुसना कैसे consulting में, right? मतलब कि कंसल्टेंट का काम क्या होता है, लाइक cool ठीक है। So I'll start with how does the work look like for a typical consultant, ठीक है? तो यार basically there are 2 branches of consulting. ठीक है। One is front end consulting, one is back end consulting. ठीक है। Essentially जो consulting we all know is actually front end consulting. कि जो ट्रैवलिंग वगैरह लोग देखते हैं या फिर क्लाइंट इंटरैक्शन है, दैट्स एक्चुअली फ्रंट एंड कंसल्टिंग। ठीक है। बैक एंड कंसल्टिंग क्या होती है कि वही वाली बात है, इफ आई मे से कि कॉस्ट आर्बिट्राज उनको लेवरेज करना होता है बाहर की फर्म्स को, सो व्हाट दे डू इज बैक एंड ऑफिस कर देते हैं, एंड कुछ फंक्शंस जो फ्रंट एंड टीम है वो अपनी नीड बेसिस पे हेल्प ले लेती है बैक एंड फर्म की। ठीक है। कि हमें सपोज ये एक टाइप ऑफ एनालिसिस कही है, तो बैक एंड फर्म को बोलते हैं कि भाई ये चीज हमें करके दे दो एज ए डिलीवरेबल। ठीक है। वन पीस ऑफ द ओवरऑल पजल बेसिकली। ठीक है। तो वो एक पार्ट ऑफ द केस को हैंडल करते हैं, पार्ट ऑफ द एनालिसिस को हैंडल करते हैं। ठीक है। फ्रंट एंड नहीं है, मतलब उनकी क्लाइंट इंटरैक्शन नहीं है। ठीक है। एंड जो टीम आंसरेबल है वो फ्रंट एंड टीम है। ठीक है। बैक एंड टीम टेक्निकली हेल्प करने के लिए सब्सिडरी रखी हुई है कि यार दीज आर द फोक्स दैट आर गोना हेल्प अस। ठीक है। एंड ऑब्वियसली लेबर आर्बिट्राज का भी सीन है कि बाहर वाली फर्म्स में उनको ज्यादा पे करना पड़ता है, इंडिया में लोग आ जाते हैं। ठीक है। एंड वही वाली बात है, बेसिकली पे स्केल उधर का डॉलर्स में, यहाँ का रुपीज में, उनको आर्बिट्राज बैठता है। वरना जो फ्रंट एंड इंडिया की कंसल्टिंग टीम होगी बाहर की केसेस नहीं करेगी। ठीक है। वो सपोज प्रोजेक्ट्स करेंगे तुम्हारी किसी भी नॉर्मल कंपनी के, कोई भी जो इंडियन कंपनी है लेट्स से, ठीक है, XYZ। हाउएवर बैक एंड फर्म्स के पास प्रोजेक्ट्स जो आते हैं वो बाहर की कंट्रीज के भी आते हैं। अच्छा। सपोज मैं कोका कोला का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ या किसी का भी कर रहा हूँ फॉर दैट मैटर,
गिविंग एन एग्जाम्पल, तो हाँ, तो वो फिर उनके प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो ओवरसीज भी होते हैं। बेसिकली ये कंपनीज जो है आपके पास प्रॉब्लम्स लेके आती हैं बेसिकली कंसल्टेंट के पास, या और यू नीड टू लाइक फ्रंट एंड पे हो तो आपको इंटरेक्ट करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है किसी तरीके से, लाइक बिजनेस की कोई प्रॉब्लम्स। ट्रू। सो अब कंसल्टिंग भी थोड़ा सा मोस्ट पीपल से कि स्कैम है, अच्छा, बट कि भाई what I have heard personally is the fact कि essentially लोग बहुत simplified purview से देखते हैं कंसल्टिंग को। ठीक है, हाँ, भाई कि भाई प्रॉफिट बढ़ाना है, रेवेन्यू बढ़ाना है, तो बोल देते हैं, मतलब जोक है कंसल्टिंग में, राइट? कि भाई जो बंदा 20 साल से कंपनी चला रहा है उसी को तुम बोल रहे हो कि रेवेन्यू बढ़ा ले, कॉस्ट कम कर ले। Is it that simple? I mean वो उतना सिंपल नहीं है, राइट? एक बात है। सो वो थोड़ा जोक चलता है, बट essentially consulting is a lot more than that. Now it depends on the kind of consulting it is. अच्छा। मतलब there are something called diligences, due diligences, commercial due diligence, operational due diligences, ठीक है? That is one stream जो P related consulting करते हैं in a very simplified purview, ठीक है? जो P consulting होती है that is usually due diligence वाला काम, ठीक है? जो operational consulting होती है in a sense, those are more related to operations, improvement of the business, कि वो जो है ना कि भाई प्रॉफिट बढ़ा दो, कॉस्ट कम करा दो, या कोई प्रॉब्लम आ गई, कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया, वो टिपिकल कंसल्टेंट्स है, ठीक है? सो वो थोड़ा सा रहता है द ओवरऑल स्ट्रक्चर। सो फर्म्स यूजुअली कम अप टू अस एंड से कि यार लेट्स से ये XYZ में प्रॉब्लम है कि पिछले 2 साल से हमारा प्रॉफिट लेट्स से डिक्लाइन हो गया बाय 10%, ठीक है? तो नाउ यू माइट वांट टू आस्क कि भाई उसको अपने बिजनेस के बारे में ज्यादा पता है, तो व्हाई वुड दे कम टू एन आउटसाइडर? Simple reason is at times what happens is जो basic idea था what led to the birth of consulting is कि जो काम कर रहा है 20 साल से उसको एक्सटर्नल POV नहीं है बिजनेस का। अच्छा, या तो अपने विजन में जो भी उसका विजन है वो उसकी प्रोसेस सेट है, तो वो एक जैसे होता है ना हमारे घर वालों में भी होते हैं, फैमिली बिजनेसेस है किसी के, तो वो जो जिस तरीके से चल रहा है वो काम कर रहे हैं वो उसी में कर रहे हैं कि चाहिए 5 बंदे रखे हुए 10 बंदे फैक्ट्री में, और उनको है कि नहीं भाई नहीं करना, जो चल रहा है चलना है तो सही चल रहा है। हाँ, एक रिजिडिटी है या फिर एक थर्ड पर्सन POV नहीं है सिंपली, ठीक है? तो कंसल्टिंग फर्म्स यूजुअली गिव यू दैट थर्ड पर्सन वैलिडेशन, ठीक है, और आल्सो द POV कि भाई व्हाट मे और मे नॉट गो रॉन्ग, एंड आल्सो कंसल्टिंग फर्म्स क्योंकि क्लाइंट्स बहुत सारे हैं तो दे हैव दिस प्रायर नॉलेज कि हाँ भाई सपोज कोका कोला आई है मेरे पास, बहुत टाइम पहले आई थी किसी प्रॉब्लम के लिए, मुझे पता है कि कोका कोला में ये प्रॉब्लम आई थी, लेबर इश्यूज आए थे, तो उन्होंने कैसे सॉल्व करे, हमने कैसे सॉल्व करा के दिए। नाउ लेट्स से अ कंपनी लाइक डॉक्टर पेपर कम्स, ठीक है, टू मैकेंजी या कोई भी फर्म फॉर दैट मैटर, ठीक है, कि हमें भी सिमिलर इशू आ रहा है, ठीक है, तो नाउ दैट मैकेंजी एज अ फर्म नोट कि भाई ये वाली चीज पहले पास्ट में ऐसे हुई भी है, सो इस चीज की बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, राइट? एंड आल्सो अ लॉट अबाउट नेटवर्किंग एज वेल, कि सपोज आज के दिन में अगर मेरे को इंडिया में कोई प्रॉब्लम आती है, अरोड़ा लेमन सपोज मेरे पे आई है कि ये दिक्कत हो रही है मेरे बॉटलिंग प्लांट में, मेरे कॉस्ट कम हो गए हैं, सप्लाई चेन इश्यूज हैं, कुछ भी है, ठीक है, वो इंडिया की टीम पे आती है, तो अब इंडिया की टीम, इंडिया का जो पार्टनर है ना उसके बहुत लिंक्स हैं, वो कॉल कर सकते हैं न्यूयॉर्क वाले पार्टनर को कि भाई ऐसे ऐसे सीन है, या बेसिकली नेटवर्किंग है, ठीक है, कि a lot of knowledge sharing actually happens, obviously considering कि confidential information नहीं divulge करते क्योंकि उसका NDA होता है, ठीक है, but एक कॉमन नॉलेज, एक इनसाइट जरूर होती है इंडस्ट्री के बारे में कि इस इंडस्ट्री में ये इश्यूज होते हैं क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स पे काम कर चुके हैं, तो these are the 3-4 things जो कंसल्टिंग और एलिमेंट बनाती है वन, ठीक है, so essentially that's that. Now coming on to second question, which was how to get into consulting. So I'll walk you through the overall process कि consulting में क्या होता है, ठीक है, ठीक है. So front end consulting के लिए usually they hire from masters और MBAs. अच्छा. ठीक है, ये थोड़ा सा unsaid barrier kind of है कि अब थोड़ी बहुत hiring होने लग गई है front end की undergrad भी. IITs वगैरह में जाते हैं, ठीक है, बट फ्रॉम अ नॉन टेक बैकग्राउंड बहुत हायरिंग नहीं होती। अच्छा, मेजर कॉलेजेस में हो रही है, स्टीफेंस, SRCC, LSR, CBS, ठीक है, बट
वो बहुत रेयर हायरिंग है। ठीक वो है। हर साल 1-2 बच्चे लेके जाते हैं एट मैक्स। अच्छा। तो वहां पे ऑब्वियसली कंपटीशन काफी टफ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो द मोस्ट सॉट आफ्टर एंड सॉर्टेड वे टू गेट इनटू फ्रंट एंड इज थ्रू एन एमबीए, थ्रू एन लाइक पीजी या पोस्ट ग्रेजुएट। मोस्टली एमबीएज में ज्यादा आते हैं। सो एमबीए लाइक आईएम वाले स्पेसिफाइड है या फिर लाइक ओवरऑल एमबीए ओनली? यार दैट एक्चुअली डिपेंड्स फर्म के ऊपर। नाउ वेरी niche firms might come into lower colleges as well, lower rank colleges as well. ठीक है। बट वही बात है, उनकी बिजनेस रिक्वायरमेंट पे यार सपोज बहुत बूम चल रहा है तो एमबीबीज एबीसी के नीचे भी आ जाएंगी। अच्छा, मतलब मोस्टली उनका एबीसी रहता है। एबीसी एल के आई ब्लैक की तक रहता है, एफएमएस में आती हैं, एक्सेलराई आती हैं। अच्छा, टॉप 10 ले सकते हैं एज अ सेफ एस्टिमेट। ठीक है। फिर उसके नीचे थोड़ी थोड़ी फॉर्म्स कम होती है, स्टार्ट हो जाती है। मतलब ऐसे डिफाइंड रूल नहीं है कि इसमें आएंगे, इसमें नहीं। डिपेंडिंग है, मतलब डिपेंडिंग की डिमांड क्या है, प्लेसमेंट सेल की का क्या रिलेशंस है विद दैट पर्टिकुलर फर्म। ठीक है, दैट एक्चुअली मैटर्स अ लॉट। एंड हाँ, बिजनेस रिक्वायरमेंट पे यार कि अगर हायरिंग नहीं करनी है तो 2-3 कॉलेज ही जाएंगे, वहीं से हायरिंग करके आ जाएंगे। या इवन इफ गए, सारे कॉलेजेस गए भी हैं तो उनकी हायरिंग की रेशियो कम हो जाएगी। सो दैट्स वन अनसेड बैरियर व्हिच मतलब आई कांट कमेंट ऑन इफ इट्स फेयर और नॉट, बट ये है ग्राउंड रियलिटी कि जो अपॉर्चुनिटीज है वो पोस्ट एमबीए ज्यादा है फॉर फ्रंट एंड कंसल्टिंग। What happens in undergrad is, in DU specifically or other colleges as well, that इनकी जो backend firms है, से Bain capability network है, ठीक है, that actually comes onto campuses of undergrad colleges. अच्छा, ठीक है। So they actually hire from undergrad and that actually happens. So it's only for consulting या private equity और बाकी सब में भी valuations में भी ये सेम चीज है? यार again depends on firm to firm. ठीक है। जितनी बुटीक या नीश फर्म होगी, they'll be slightly more open to hiring from different colleges. ठीक है। For a firm like Blackstone, KKR and stuff like that, वो obviously उनके criteria stringent हैं। तो that's उनके in general consulting में hiring ज्यादा होती है in terms of number of volume of people. ठीक है। P's में teams बहुत छोटी होती है, team size is relatively smaller. ठीक है। तो naturally so उनकी hiring भी कम होती है in volume terms. Suppose MBB उठा रही है, suppose अहमदाबाद से 30-40 बच्चे या जितने भी उठाते हैं, I'm not sure of the exact number, but जितने भी उठाते हैं, तो KKR or some firm like KKR, Blackstone would obviously hire very less people. ठीक है। तो उनकी उस सेंस में और स्ट्रिंजेंसी बढ़ जाती है क्योंकि उन्हें लोग ही हायर कम करने हैं, तो क्रीम की भी क्रीम चाहिए टेक्निकली। सो दैट्स दैट। बेसिस द ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसीजर, देयर सबसे पहले ऑब्वियसली सीवी शॉर्टलिस्टिंग होती है। मैकेंजी फॉर इंस्टेंस हैज देयर ओन यूनिक गेमिफाइड टाइप की असेसमेंट होती है। अच्छा। या तो उसमें बहुत सारे ऐसे मतलब गेम के फॉर्म में होता है, इट्स लाइक and that's actually mandatory at all levels of McKinsey. अच्छा। हाँ, this is like a McKinsey thing. तो उनकी जो गेम होती है उनमें आपको अपने एनालिटिकल स्किल्स यूज करने हैं। वो जैसे इफ यू रिमेम्बर क्लैश ऑफ क्लैंस खेली होती है ना बचपन में, तो उसमें होता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड टाइम है, ऑप्टिमाइज कैसे करना है, ठीक है, कहाँ पे अटैक करना है, कहाँ पे नहीं करना है। तो दिस इज ऑल्सो स्ट्रैटेजी नो इन एसेंस। तो एग्जैक्टली नहीं होती है बट आइडिया वही है फॉर दैट पर्टिकुलर गेम। ठीक है। तो मैकिंजी में होता है, बाकी सीवी शॉर्ट लिस्टिंग होता है, एप्टीट्यूड राउंड फॉर सम लेवल्स होते हैं, एंड पोस्ट दैट यू हैव अ केस इंटरव्यू। ठीक है। एंड यू ऑल्सो हैव अ गेस्टिमेट राउंड, एक कल्चरल फिटमेंट राउंड होता है, टेक्निकल राउंड होता है। तो दीज आर मल्टीपल kind of rounds that vary with respect to roles. ठीक है। But in general case interviews and guesstimates काफी famous है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा consulting interviews होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था। तो case interviews होते हैं, तो that happens। तो उसमें the idea is कि वो एक business problem देते हैं तुम्हें, यही which I just mentioned कि भाई suppose XYZ कंपनी का 2 साल से प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है, 10% है, 10% से डिक्लाइन हो रहा है। So the interviewer will come on to you and say कि ये सिचुएशन है, रिकमेंड करो क्या करना है या सॉल्व दिस। ठीक है। तो देन यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, पीस बाय पीस, एंड पहले पूरी जो प्रॉब्लम है उसको खोलते हो। अच्छा।
नाउ अगेन डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ क्वेश्चन, बट बहुत इंस्टेंसेस में क्या होता है, इंटरव्यूअर विल गिव यू अ वेरी वीक प्रॉब्लम ठीक है कि Tropicana, let's say, is facing a decline in profit of 5% from last year. Recommend solution. अच्छा Now this is not enough information, right? Obviously. मेरे को क्या पता है इसका क्या करना है, Tropicana 5% है. So they basically want you as a candidate to ask them questions. ठीक है Basically तुम्हें उससे information निकलवाते रहना है, and you have to structure the problem. And then तुम अपने उसमें pieces fit करोगे कि यहाँ पे डेटा चाहिए, यहाँ पे information चाहिए, वो तुम as an interaction with the interviewer solve करोगे. So it's not like a one way thing कि तूने मैथ्स की question या equation नहीं है कि मैंने इसका ये बोल दिया तो इसका यही right answer है, या मैं अकेले from it's not. single POV दे दूंगा आंसर. that doesn't happen. ठीक है So मैं preliminary questions पूछूंगा कि भाई which geography are we talking about? ठीक है. Is there a specific segment of Tropicana that's facing a decline? ठीक हो है सकता है कि भाई उसका जो शुगर फ्री सेगमेंट है सपोज अगर है तो सिर्फ उसी में डिक्लाइन उसी में decline है, या एक ठीक है। स्पेसिफिक फ्लेवर नहीं चल रहा है, या फिर उसके जो सपोज रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो पीछे से आ नहीं रहा है तो उन्होंने वेंडर चेंज करा है तो टेस्ट तुम्हें मजा नहीं आ रहा है सपोज. मजा नहीं ठीक आ रहा है, है, ठीक तो है। बहुत मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं. तो इन ऑर्डर टू आइसोलेट द प्रॉब्लम तुम्हें क्वेश्चंस पूछने की भाई पूरे इक्वेशन में प्रॉब्लम एक पर्टिकुलर पीस में है तो तुम सिर्फ उसी के लिए सॉल्व करोगे, एंड बाकी जो 90 रीजंस निकल के आएंगे 100 में से वो तो फिर एलिमिनेट करोगे. इसलिए यू नीड टू सेगमेंट द प्रॉब्लम एंड एलिमिनेट. ठीक है ठीक तो है सेगमेंट करना है ना, एलिमिनेट ठीक द है, होल ठीक है। स्ट्रक्चर. तो मैं उससे पहले क्वेश्चंस पूछूंगा थोड़े बहुत टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग. अब ट्रॉपिकाना तो मेरे को पता है कि जूस फॉर्म है, ठीक है, जूस की कंपनी है. सपोज वो कोई ऐसी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम दे देता है जो मेरे को नहीं पता. सपोज स्टील इंडस्ट्री बोल दिया, स्टील इंडस्ट्री में मेरे को उतनी इनसाइट नहीं है ठीक है क्योंकि वो एक कॉमन कंज्यूमर टॉपिक नहीं है, रिलेटेबिलिटी नहीं. मुझे नहीं पता भाई एज अ नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट की भाई स्टील मेकिंग का प्रोसेस क्या, ठीक है, मुझे वैल्यू चेन नहीं पता. तो आई कैन go upfront and ask the interviewer ki dude I'm not familiar with this industry. अच्छा Can you please give me a little more insight about as to what our business is about, exactly industry क्या है, what's the value chain of this particular type of industry. ठीक है You can always ask the interviewer. ठीक है ठीक The है key ठीक है is just to make a MECE structure. Now what I mean by MECE is mutually exclusive, collectively exhaustive. What I mean is, suppose तूने कॉस्ट बोला कि भाई 10% डाउन हो रहा है, इसके दो रीजन हो सकते हैं. क्या रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है या कॉस्ट इंक्रीज हुआ है. ठीक है तीसरा भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है, बट लेट्स अज्यूम कि अभी सिंपलीफाई रखने के लिए इग्नोर करते हैं, वो नहीं है. ठीक है तो या तो रेवेन्यू डिक्लाइन होगा या कॉस्ट डिक्लाइन होगा. ठीक है अब ये मीसी है कि तेरा ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कोई, तो मिस आउट नहीं कर रहा है, एंड दोनों में ओवरलैप भी नहीं है. ओवरलैप भी नहीं अभी के ठीक लिए है ठीक है थर्ड ऑप्शन हो सकता है, बट उसको अभी मान लेते हैं कि नहीं है, अज्यूम करते नहीं. ठीक है ठीक तो या तो रेवेन्यू डिक्लाइन है या कॉस्ट इंक्रीज. मे बी इट्स नॉट द राइट एग्जांपल, आई विल टेल यू आगे. तो इतना तूने ब्रेक डाउन करा. अब देखो रेवेन्यू क्या है, मुझे क्या पता भाई, रेवेन्यू के इतने सारे रीजन हो सकते हैं कि मेरे मन में एक रीजन आ रहा है कि भाई रेवेन्यू उसका टेस्ट खराब है, लोग ले नहीं रहे या कुछ है. रैंडम रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत लोग फेंक सकते हैं. ठीक है बट इससे द रिस्क इज दैट यू कैन मिस आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. मतलब इसमें तेरे सारे फैक्टर्स इंक्लूड नहीं हो रहे. फॉर इंस्टेंस सपोज मैंने बोल दिया कि जूस का टेस्ट खराब है, क्या पता असली रीजन कुछ और ही हो. अच्छा क्या पता हो कि भाई दुकान पे लोगों को मिल ही नहीं रहा तो जूस, लोग लेने जा रहे हैं अवेलेबिलिटी नहीं बट अवेलेबिलिटी नहीं है. वो अवेलेबिलिटी क्यों नहीं है वो आगे देखेंगे. ठीक है उसका भी रीजन हो सकता है कि क्या सप्लायर वो तुमसे माल ही नहीं ले रहा है, या पीछे से ही डिले आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग साइड से ही डिले है, या फिर तुम्हारे सप्लायर से रिलेशंस नहीं अच्छे, या जो एंड सेलर है उसको जो कॉम्पिटिटर है क्या पता वो कोका कोला गए तो पेप्सी सपोज उसको ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, ज्यादा मार्जिन दे रहा है, तो उसको रहेगा मैं कोका कोला नहीं रखूंगा, मैं पेप्सी रखूंगा क्योंकि मेरे को इसमें ज्यादा बच रहा है. ठीक है ठीक है बहुत सारे फैक्टर्स वो कोर रीजन तक जाना है बेसिकली. कोर रीजन तक जाना है, तो अगर मैं सिर्फ एक रीजन अपना पकड़ के जाऊंगा तो मेरे बाकी 10 रीजन मिस हो जाएंगे. ठीक है ठीक है ठीक है सो द आंसर इज नॉट इम्पोर्टेंट, द वे एंड द स्ट्रक्चर व्हिच यू यूज टू अराइव एट दैट आंसर इज इम्पोर्टेंट. तो कितना टाइम मिलता है बेसिकली आपको किस प्रेप करने के लिए? यार इन अ टिपिकल इंटरव्यू इट usually varies between 30 to 40 minutes. अच्छा 30 to 45 minutes. ठीक है. I have had a couple of interviews जिसमें 1 घंटा भी गया. अच्छा Now that depends.
ठीक But है on an average 30 to 45 minutes is like a typical case interview. ठीक है ठीक है ठीक है. So ठीक yeah, है. that's that. तो उसमें structure as I said important है. And तो अगर बेन की बात करें, जैसे आपने इंटरव्यू दिया होगा, so basically how many rounds of interviews were there for you, like अगर मैं क्वेश्चन करूँ तो? यार एग्जैक्ट नंबर तो आई कांट डाइवर्ज, अच्छा. ठीक है, उसमें एनडी है, ठीक है. बट यूजुअली 3 to 5 राउंड्स होते हैं. 3 to 5 rounds होते हैं. ठीक Okay, है. all नाउ right. अगेन वेरीज ऑन फर्म टू फर्म, रोल टू रोल, ठीक है. कि उनके डिमार्केटेड है कि फर्स्ट राउंड केस राउंड होगा, सेकंड गेस्टिमेट, थर्ड कल्चरल फिटमेंट. कईयों है. को तो उन्होंने 3 राउंड्स लेने हैं, 4 राउंड्स लेने हैं, तो उसमें सब मिक्स कभी भी कुछ. तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो इसके बारे में, लाइक राउंड्स में एक्चुअली होता क्या है? एक तो आपने केस इंटरव्यू करने को बताया. या राउंड में जैसे केस इंटरव्यू एक राउंड होता है, ठीक है. टाइप ऑफ राउंड, ठीक ठीक है. है. तो उसमें ब्रेक डाउन ऑफ प्रॉब्लम, बात करते हैं कि अच्छा मेरे को ये लग रहा है, व्हाट डू यू थिंक, ठीक है. या मुझे लगता है ये रेवेन्यू प्रॉब्लम होनी चाहिए कंसीडरिंग ये फैक्टर, एम आई राइट. ठीक है. सो इट्स अ काइंड ऑफ डिस्कशन. कॉन्वर्सेशन है, इट्स टोटली अ कॉन्वर्सेशन. वो एज सच ठीक है. पेन पेपर पे आंसर लिख के नहीं देना उसको. ठीक है. यू हैव टू अराइव एट द ओवरऑल कंक्लूजन आंसर, ठीक है, स्ट्रक्चर फॉलो करके. एंड यू ऑब्वियसली प्रॉम्प्ट द इंटरव्यूअर कि भाई कि सपोज मैंने देख लिया कि भाई सब रेवेन्यू में क्या है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो मैं मैथ्स इक्वेशन की तरह ब्रेक डाउन करता रहूंगा. रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इन क्वांटिटी, या तो प्राइस इंक्रीज हुआ है, या तो प्राइस डिक्लाइन हुआ है, या फिर जो क्वांटिटी सोल्ड है वो मेरी डिक्लाइन हुई है. अब दोनों में से एक हो सकता है. अब मैं बोलूंगा कि चलो पहले मैं एक्सप्लोर कर लेता हूँ कि क्या प्राइस डिक्लाइन हुआ है क्या. इंटरव्यू बोलता है नहीं, प्राइस डिक्लाइन नहीं है, प्राइस उतने का उतना ही है. ठीक है. तो ये हमारा क्रॉस आउट हो गया कि अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड में ही प्रॉब्लम है. ठीक है. तो अब नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड को मैं फिर से ब्रेक डाउन करूंगा ठीक है. कि क्या हम कम बना रहे हैं, सप्लाई है, डिमांड है. तो टाइम पे लाइक बॉम्ब ड्रॉप करता है कि ये चीज है और ये चीज नहीं है. नहीं, ये एज एन इंटरव्यू ही हमें स्ट्रक्चर करके बात करनी है. इंटरव्यू ही लेट होता है यूजुअली. ठीक है. तो मैं ऐसे चलता रहूंगा एंड मैं बेसिकली इंटरव्यूअर से बाय ले रहा हूँ कि भाई अब मेरे को नहीं पता ना प्राइस डिक्लाइन हुआ नहीं हुआ, ये तो कंपनी डेटा है एसेंशियली. ठीक है. ठीक है. इंटरव्यूअर बताएगा कि नहीं प्राइस टू डिक्लाइन नहीं हुआ, यू कैन लुक एट रेवेन्यू, मतलब लुक एट क्वांटिटी सोल्ड फॉर, सॉरी. ठीक है. ठीक है. तो फिर हम उसमें जाएंगे. तो दैट्स हाउ द ओवरऑल स्ट्रक्चर फ्लोज. एंड देख अब ये मीसी है, प्राइस इनटू क्वांटिटी. क्या प्राइस वाला फैक्टर होगा या क्वांटिटी होगा? क्वांटिटी होगा. ठीक है. ठीक है. अब क्वांटिटी में भी वो अलग बात है कि क्वांटिटी अगर दे रही है तो उसमें भी प्राइस फैक्टर है कि अगर प्राइस अब गया है तो तेरी क्वांटिटी इलास्टिसिटी कम ज्यादा है. ठीक है. तो तू क्वांटिटी, लोग बोल रहे भाई बहुत महंगा हो गया भाई ड्रॉपिंग, हम तो रियल पे जा रहे हैं. ठीक है. या कुछ भी है, पर टेक्निकली वो एज अ मैथ इक्वेशन उसके अंदर वो प्राइसिंग का रीजन डिफरेंटली हुआ. वो क्वांटिटी सोल्ड में आ गया बकेट में, प्राइस डिक्लाइन नहीं हुआ. तो दैट्स दिस इज मीसी. ठीक है. ये केस इंटरव्यू वाला कि इसमें तुम मिस भी नहीं करोगे मीसी में कुछ, तुमने दोनों रीजन मिल लिए, चाहे वो जितना सिंपल हो. धीरे धीरे ब्रेक डाउन करनी है, सारी 10 रीजन एक साथ ही ब्रांच आउट करने, एक को डिवाइड करते करते इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 करते करते करना है. एंड अब मेरी प्राइस हट गया, क्योंकि इसमें ओवरलैप भी नहीं है, तो मैंने बात कर दी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव. तीसरा कोई रीजन नहीं है. बट ये अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि ये दोनों सेपरेटेड, या तो प्राइस जो है कनेक्टेड नहीं है, एक्सक्लूसिव एक दूसरे से. ठीक है. या तो ये है या तो ये, एंड दोनों मिलके यही दो एग्जॉस्टिव. तो दैट्स व्हाट मीसी इज. ठीक है. अब ये स्ट्रक्चर होता है. केस इंटरव्यू राउंड हो गया. या अब सेकंड आपने वो गेस्टिमेट का बताया था, तो उसमें बेसिकली क्या होता है हमारे को उसके अंदर? सो यार गेस्टिमेट एज द नेम सजेस्ट कि आपको एस्टिमेट करना है, बट इट आल्सो हैज अ गेस फैक्टर. अच्छा. ठीक है. तो कॉम्बिनेशन की आपको एजुकेटेड गेसेस लेनी है टू एस्टिमेट अ नंबर. अच्छा. नाउ एन टिपिकल एग्जांपल कैन बी कि सपोज तुझे बोला कि टेल मी द नंबर ऑफ पीपल यूज्ड राजीव चौक मेट्रो स्टेशन टुडे. अच्छा. या तेरे को पूछ सकते हैं कि लेट्स जस्ट टेल मी द नंबर ऑफ पेट्रोल पंप्स इन दिल्ली. या अच्छा. ठीक है. अब फर्स्ट इंस्टेंस में लगेगा भाई मेरे को क्या पता पेट्रोल पंप कितने हैं, पर मैं निकालूं कैसे, काउंट थोड़ी करूंगा. ठीक है. तो what do you do is you make certain assumptions. ठीक है. and आप अगेन एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हो. ठीक है. जिसमें assumptions बेस हैं, एंड आप वो इंटरव्यूअर से बात करके बोलते रहते हो कि सही assumption है, ये ले सकते हैं ना. तो अगेन फाइनल नंबर डजंट मैटर कि मैं 5,000 बोलूं 50,000 बोलूं. व्हाट मैटर्स इज कि तुमने वो स्ट्रक्चर एंड अप्रोच जो लिया है, इज दैट लॉजिकल इनफ. क्योंकि द होल आइडिया बिहाइंड केसेस और गेस्टिमेट इज
कि यूजुअली ये तुम्हें जो डेटा जो मिलेगा ये क्लाइंट से मिलेगा, ठीक है। बट तुम क्लाइंट से तुम फर्स्ट जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उसका ऑब्जेक्टिव है कि मैं क्लाइंट से इन्फॉर्मेशन कैसे निकलवाऊंगा। अब क्लाइंट तो बोल रहा है भाई जो इन्फॉर्मेशन चाहिए मांग लो, है बहुत, बट अब मैं कौन सी दूं, मुझे क्या पता, ठीक है। मैं क्यों दिमाग लगाऊं? हाँ। तुझे जो एनालिसिस के लिए चाहिए वो मांग ले। तो उस चीज का टेस्ट होता है तो आपका। हाँ, तो मेरे को राइट क्वेश्चंस पूछने की, कौन सा डेटा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट्स ऑल्सो स्किल इन कंसल्टिंग, जिसको उन्होंने इस फॉर्म में टेस्ट कर लिया कि इन्फॉर्मेशन कैसे निकलवाता है। ठीक है। एंड हाउ यू स्ट्रक्चर दैट प्रॉब्लम। कि अब मेरे को आया कि भाई कोका कोला में प्राइसिंग इशू हो रहे हैं, प्राइसिंग सॉरी प्रॉफिट इश्यूज हो रहे हैं। अब तो मैं हर एक ब्रेक डाउन करके देख रहा हूं कि भाई क्या एक्चुअली में हो सकता है। राइट, स्ट्रक्चर फॉलो करना, स्ट्रक्चर फॉलो करने की हैबिट डालने इन अ कंसल्टेंट इज व्हाट देयर ऑब्जेक्टिव इज। ठीक है। मतलब एस्टिमेट में यू आर गिवन अ लाइक गेस्टिमेट में यार यूजुअली हम देखना चाहते हैं कि एक मार्केट को हम साइज कैसे कर रहे हैं। यूजुअली मार्केट साइज इज अ मेजर थिंग इन कैन यू कॉल इट एन एनालिटिकल स्किल लाइक मार्केट साइजिंग बेसिकली इज कि सपोज कोई भी फॉर्म है, मेरे को क्लाइंट बोल रहा है कि यार मेरे को इस चीज में एंटर करना है, कि कोका कोला बोलता है कि भाई मेरे को जूसेस में घुसना है। ठीक है, अज्यूम करते हैं जूसेस नहीं है, मुझे नहीं पता है नहीं है, बट अज्यूम करते हैं जूसेस में घुसना है। तो वो सबसे पहले क्या पूछेगा, मार्केट कितनी बड़ी। मार्केट शार्क टाइम में पूछते हैं ना मार्केट साइज क्या है, कितनी बड़ी मार्केट है, कितने करोड़ की मार्केट है। ठीक है, राइट, क्योंकि तुम उसी का तो एक परसेंटेज रेवेन्यू कमाओगे ना। ठीक है। अब अगर 1 लाख करोड़ की मार्केट है तो तुम्हें पता है कि 1 लाख करोड़ हाइपोथेटिकली रीच किया जा सकता है। ठीक है, कि इतना लोग कंजम्पशन कर रहे हैं, 10% हो 10,000 का मेरा रेवेन्यू है। ठीक है, अगर मार्केट ही 100 करोड़ की है हाँ, तो 50% करके 50 करोड़ 50 करोड़ बन रहा है। ठीक है, तो दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लाइंट को जानना है। ठीक है, इसलिए वो मार्केट साइजिंग एज अ डिलीवरेबल, एज अ प्रोडक्ट मांगते हैं। ठीक है। अब मेरे को जूस की मार्केट साइजिंग करनी है तो अब मैं उसमें अप्रोच लगाऊंगा ना कुछ, तो वो वाला स्किल वो चेक करेंगे एस्टीमेट। ठीक है, समझ क्या पेट्रोल पंप कैसे निकालने हैं, अब मैं उसमें assumption लूंगा कि पेट्रोल पंप पे मैं अज्यूम करता हूँ कि रोड्स की साइड में होते हैं, अज्यूम करना रोड्स की साइड में ही होते हैं। ठीक है, अज्यूम कि हर 2 किलोमीटर में रोड, जितनी भी लेंथ है रोड्स का दिल्ली में, उसके हर 2 किलोमीटर पे एक पेट्रोल पंप है। ठीक है, ठीक है। अब assumptions ऑब्वियसली, क्योंकि हम नहीं कर सकते ऑब्वियसली, बट हम चीजें कुछ अज्यूम करेंगे, एरिया वाइज है या किलोमीटर वाइज है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि चलो रोड्स हैं उनकी साइड में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमने ब्रेक डाउन कर दिया कि अब हमें पेट्रोल पंप नहीं निकालने, हमें निकालने हैं कितना किलोमीटर का रोड नेटवर्क। ठीक है, अब रोड नेटवर्क कैसे निकलेगा। अब सबसे पहले मैं मानूंगा कि रोड नेटवर्क का एरिया निकालना इज रिलेटिवली इजियर लॉजिकली। हाँ, एक एंड से दूसरा एंड। सपोज मैं अगर बोलता हूँ दिल्ली का इतना एरिया है तो इसमें सपोज 15-20% रोड से कवर्ड है। ठीक है, ये बोलना आसान है, मैं ये नहीं बोल सकता 1000 किलोमीटर है नहीं है। तो मैं सबसे पहले जाऊंगा एरिया पे। जब मेरे पास एरिया आ जाएगा तो फिर मैं अज्यूम करूंगा कि कितने टाइप ऑफ रोड्स हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रोड है, ये स्टेट की है, ये एमसीडी की है। फिर मैं बोलूंगा कि यार एमसीडी की रोड छोटी होती हैं, सर्विस रोड्स हैं, या तुम बोलोगे कि हाईवेज में 4 लेन है तो उसकी विड्थ इंक्रीज हो गई। सारे assumptions। ठीक है, हाँ, तो तुम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड्स लोगे, इंक्लूड सब करोगे, बट यू गोना टेक assumptions। तो मैं बोल दूंगा कि यार हाईवे की लेट्स से विड्थ होती है 20 मीटर, सॉरी ठीक है 20 मीटर है, बट सर्विस रोड की 5 मीटर ही या 7-8 मीटर जितनी भी है। तो टेक्निकल तो देख रहा है, मैथमेटिक्स है सारी, मैं विड्थ निकाल रहा हूँ, मेरे पे एरिया आ गया, अब मैं डिवाइड बाय विड्थ करूंगा तो मेरे पे लेंथ आ जाएगी, हर रोड की थोड़ी थोड़ी डिवाइड करके निकाल दूंगा। It's all assumptions, right? ठीक है, लॉजिकल assumptions कि अगर मेरे को ये डेटा कहीं से मिल जाए कि गवर्नमेंट का मेरे को सपोर्ट डेटा मिल जाता है कितने परसेंट डिस्कवर्ड है फॉरेस्ट, कितने कवर्ड रेजिडेंशियल, कितना ये, तो मैं उसमें निकाल के उसको फिट इन कर दूंगा। समझ गया, ठीक है, राइट। तो ये स्किल टेस्ट होती है बेसिकली, तो ये स्किल टेस्ट होती है, मतलब बहुत क्रेजी चीज होती है। फॉर इंस्टेंस अगर मेरे को एरिया ऑफ रोड नेटवर्क निकालना है तो मेरे को चाहिए एरिया ऑफ दिल्ली। अब एरिया ऑफ दिल्ली सपोज मेरे को नहीं पता तो मैं कैसे निकालूंगा। अब मैं कोई प्रॉक्सी लूंगा, प्रॉक्सी में लूंगा। जैसे एक मैं बहुत फेमसली प्रॉक्सी यूज करता हूँ, बहुत लोगों ने बताई है, विच इज कि दिल्ली को हम सपोज अज्यूम करते हैं कि एक स्क्वायर है, रोम्बस है। अच्छा,
कोई भी शेप अज्यूम कर लो, ठीक है। सर्कल भी कर सकते हैं बट सर्कल की थोड़ी कैलकुलेशन वियर्ड है, वो मेरे को नहीं करती। मैं स्क्वायर करूंगा, ठीक है। मैंने अज्यूम करा कि लेट्स अज्यूम दिल्ली टू बी अ स्क्वायर, मोर और लेस अ स्क्वायर। अब स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल्स होते हैं। अब डायगोनल की मेरे को निकालनी है, या डायगोनल है साइड, तो मैं कैसे निकालूंगा? अब मैं बोलूंगा कि दो मेट्रो लाइंस हैं जो डायगोनली कट करती हैं दिल्ली को, एक दूसरे को, ठीक है। तो अगर मैं मेट्रो के एक मतलब येलो लाइन का डिस्टेंस देख लूंगा फ्रॉम वन एंड टू अनदर, तो मुझे पता लग जाएगा कि मोर और लेस प्रॉक्सी है फॉर दिल्ली का जो डायगोनल है उसका, दिल्ली का जो स्क्वायर है वो डायगोनल है, ठीक है। तो उसमें मैं अज्यूम कर लूंगा कि यार ऑन एवरेज 30 मेट्रो स्टेशन है, 20 मेट्रो स्टेशन है येलो लाइन में ऑन एवरेज। फिर मैं अपनी ऑब्जर्वेशन भी लाऊंगा कि मैं दिल्ली टू गुड़गांव ट्रैवल करता हूँ, तो ऑन एन एवरेज एक मेट्रो स्टेशन के बीच में इतना टाइम है, ठीक है, और इतना एवरेज स्पीड होती है गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से कि भाई इतनी मेट्रो लाइन 60 किलोमीटर पे चल रही है, ठीक है। तो मैं एक अज्यूम कर लूंगा कि हर मेट्रो स्टेशन के उसमें कितना डिस्टेंस ऑन एन एवरेज है, ठीक है। 30 मेट्रो स्टेशन है एंड ऑन एवरेज 2.5-3 किलोमीटर है, तो इंटू 3 करके 90 किलोमीटर का मेरा डायगोनल बन गया। तब डायगोनल मिल गया। अब डालो डायमेंशंस में एरिया निकल कुछ ना कुछ तो पहुंच ही जाऊंगा, लाइक कुछ assumptions लेनी है, बट वो थोड़ी लॉजिकल एंड जितनी नियर होंगी उतना बेटर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फोर्थ राउंड आपने कौन सा बताया? थर्ड राउंड इज आइदर टेक्निकल में बेसिकली कुछ नहीं होता। टेक्निकल वो आपके सीवी देखते हैं, आपने क्या स्किल्स हैं, आपने किस टाइप के एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। सपोज इफ समबडी हैज डन अ सीएफए, तो उसको फाइनेंस क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि यार ये चीज करके बताओ, ये फाइनेंस कॉन्सेप्ट बता दो, क्या उन्होंने उनकी बेसिक सीवी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि इस इंटर्नशिप में क्या करा, ये एसक्यूएल लिखा हुआ है, एसक्यूएल में वाली क्वेरी कैसे चलाते हैं, बेसिकली सीवी बेस्ड प्लस तुम्हारा नॉलेज ओरिएंटेड। थर्ड राउंड टेक्निकल का हो गया। हाँ, कि सपोज फाइनेंस कंपनी है तो उसको थोड़ा चाहिए फाइनेंशियल वगैरह की अच्छी ग्रिप, तो फाइनेंस पूछेगा, तो टेक्निकल प्लस सीवी मोर और लेस साथ में चलता है। ठीक है, तो दैट्स थर्ड राउंड। ठीक है। फोर्थ राउंड इज कल्चरल फिटमेंट। अच्छा, कल्चरल फिटमेंट में बेसिकली दे वांट टू अंडरस्टैंड यू एज अ पर्सन, कि हाउ यू आर एज अ पर्सन। अब तक यूजुअली कल्चरल फिटमेंट एंड में होता है, ठीक है, या फिर एंड में नहीं भी होता है, तो उनका ऑब्जेक्टिव है कि हाँ भाई हमने टेक्निकल केस इंटरव्यू स्किल असेस कर लिया तुम्हारा, स्किल वाइज तुम ठीक हो, ठीक है, बट क्या तुम हमारी फर्म में आने के हिसाब से फिट बैठोगे या नहीं, एसेंशियली दैट्स कल्चरल फिटमेंट। उसके अंदर क्वेश्चंस क्या आते हैं, फॉर इंस्टेंस दे माइट आस्क यू कि भाई टेल मी 3 स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ योर्स। अच्छा, एचआर क्वेश्चंस यूजुअली कल्चरल फिटमेंट कहते हैं उसको, ठीक है, कि 3 वीकनेसेस बताओ, टेल मी अ सिचुएशन वेयर यू लेड फ्रॉम द फ्रंट, या तुमने लीडरशिप शो करी हो, 5 इयर्स का तुम्हारा गोल क्या है, हाँ नेक्स्ट 5 इयर्स हाउ डू यू सी योरसेल्फ, ठीक है, बड़ा लॉन्ग टर्म गोल्स, एमबीए प्लान्स है नहीं है, तो बेसिकली दे वांट टू गेज यू एज अ पर्सन, ठीक है, कि भाई तुम्हारे वैल्यू सिस्टम क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, ठीक है, तो that's very open ended. ठीक है। I have personally seen a lot of people not give बहुत ज्यादा sheet to this round, but in the essence mostly जो differentiating factor है वो यही होता है। अच्छा, कल्चर फिटिंग वाला, क्योंकि थिंग है कि केस इंटरव्यूज है या कुछ भी है, that's somewhat learnable, कि मैं अगर प्रैक्टिस करूंगा 2 महीना केसेस की, केस बुक्स उठा के, तो मैं एक लेवल ऑफ स्किल तक पहुंच सकता हूँ, ठीक है, बट हाउ यू आर एज अ पर्सन वो फिक्स्ड है, राइट, एंड वही चीज एक डिफरेंशिएशन भी क्रिएट करती है, कि तुम्हारा मोड टू वर्क क्या है, कि तुम्हारा कोई पैशन है क्या, तुम कुछ हॉबी फॉलो कर रहे हो क्या, कि साइड डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। ऑल्सो रीजन ये भी होता है कि एक एयरपोर्ट टेस्ट करके होता है थिंग, अच्छा, एट डिफरेंट फर्म्स, कि उसका आइडियल मतलब क्या होता है, अब जो भी तुम्हें हायर कर रहा है, अब तुम मोस्ट ऑफ द अपनी वर्क लाइफ अपने कॉलीग्स के साथ रहोगे, राइट, ठीक बात है, कॉलीग्स के साथ रहोगे, ठीक है, तो कॉलीग्स के साथ रहोगे तो तुम एज अ पर्सन इंटरेस्टिंग होने चाहिए ना, क्योंकि तुम 10-12 घंटे जितना भी तुम काम कर रहे हो तुम्हें साथ में रहना है, ठीक है, अगर बिल्कुल डल आदमी हो तो काम करने का मजा नहीं आएगा, एसेंशियली ये भी होता है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, कि अब मैं वो मैनेजर जो मेरा इंटरव्यू ले रहा है, सपोज उसको अपनी टीम में बंदा चाहिए, तो देखना चाहता है यार कि भाई
इसकी कोई पर्सनालिटी है या नहीं, ठीक बात है। राइट, एक्स फैक्टर है या नहीं? एक्स फैक्टर है, डिफरेंशिएटर भी है। अगर तुम केस इंटरव्यू तुम्हारा ऊपर नीचे है, अगर तुम चलो पहुंचे नहीं वो अलग बात है, बट थोड़ा सा ऊपर नीचे है, परफेक्ट नहीं है बट हल्का सा स्कोप है, ठीक है, एंड तुम वहां तक पहुंच गए, तो यू कैन रिडीम योरसेल्फ देयर। ठीक है, क्योंकि भाई केस इंटरव्यू है, सपोज मैं इन द मोमेंट नर्वस हो गया, हाँ, या मेरा ठीक बात दिमाग है, नहीं बहुत चला, सारी या मेरे को चीजें, बहुत इंडस्ट्री सारी नहीं पसंद, या कुछ भी है, मोमेंटरली बीटी हो गए मेरे साथ, ठीक है, ठीक है, तो हो सकती है। बिल्कुल ठीक बट तुम बात एज अ पर्सन कैसे हो, है। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है फॉर्म्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंड वो उसकी प्रेप करने इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड मतलब तुम्हें उधर दिखाने, बहुत लोग क्या करते हैं, रटा रटा आंसर ले जाते हैं स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का। आधे लोग बोलते हैं आई एम अ परफेक्शनिस्ट, इवन वीकनेस है। बहुत लोग करते हैं, हर काम ठीक करने की, हर काम ठीक करने की कोशिश करता हूँ मैं, रह जाता है, लोग मेरे से आई कांट से नो, हाँ, आई कांट से नो, हाँ नहीं मैंने भी यूज करा है। हाँ ठीक है, तो बहुत क्लीशे है भाई ये क्या है, क्या है भाई, तू क्या हवाबाजी कर रहा है मेरे सामने, बोलेगा इंटरव्यूअर। ऑब्वियसली तो थोड़ा रियल भी रहना है, एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू somewhat be diplomatic, but personally I'd say कि यार if you are very raw as a person, तुम वो दिखा दो पर्सनालिटी, तो इंटरव्यू ने भी बहुत ली है। ऑब्वियसली वो वाई कंसल्टिंग में क्यों आना है, वो पिछले 30 लोगों ने सुन चुका है, सब लोग को पॉइंट वाइज दे रहे हैं, एक्सपोजर टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज, ठीक है, जनरलिस्ट फील्ड, ग्रेट एग्जिट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, ग्रेट पीयर्स है, हर बंदा वो दे रहा है, ठीक बात है। वो बोल रहा है भाई ये तो तू रटा रटा के आया, तेरा असली रीजन है ही नहीं। बट अगर मैं जाके बोलूंगा कि यार बेसिकली पर्सनल स्टोरी नरेट करना इज अ पर्सनल टच देना पर्सनल, ये हाँ, अब तुम्हारी पर्सनल स्टोरी चाहिए उस बंदे को कि भाई कैन बी ट्रिवियल ऑल्सो, जैसे मैंने जैसे तुम भी बोल सकते हो, फॉर इंस्टेंस आई कैन थिंक ऑफ इज कि सपोज तुम्हारे कोई एक्सटेंडेड फैमिली में कोई कंसल्टिंग में था, और तुम स्कूल वगैरह में जब स्ट्रीम चूज कर रहे थे, तुमने उस बंदे का डिस्कशन करिया, तुम्हें इन जनरल वो तुम्हें काम कर रहे हैं बताता है, तुमने उसका डिस्कशन करिए, क्या करते हो चाचू आप क्या करते हो, ये क्या करते हो, वो क्या करते हो, वो तुम्हें बता रहे हैं, वहां से इंटरेस्ट आ गया कि हाँ कंसल्टिंग इंटरेस्टिंग है, वो बीज आ गया। फिर तुम कॉलेज में आए, तुमने केस कॉम्प्स करे, तुम्हें लगा अरे तो इंटरेस्टिंग है, फिर तुम लोगों से बात कर रहे हो, किसी ने तुम्हें बोला, एडवाइस दी, कैन बी मिक्स ऑफ थिंग्स, तो अब ये पर्सनलाइज हो गया। मैं ये बात बना नहीं सकता कि भाई मेरे एक्सटेंडेड फैमिली दूर के चाचू थे, आए थे हमारे घर एक बार, उन्होंने वो मीटिंग ले रहे थे, तो मैंने बोला चाचू क्या कर रहे हो आप, ठीक है, तो ये चीज आ गई, तो बोल रहे कि भाई ये बंदा फेक नहीं रहा, इसका वो जेन्युइन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, राइट, मोस्टली पर्सनालिटी टेस्ट लेनी है, एंड ठीक है, आई फील जरूरी नहीं कि तुम्हें एकदम परफेक्ट पर्सनालिटी दिखानी है, एज लॉन्ग एज तुम अपनी रियल पर्सनालिटी दिखा रहे हो ऑलमोस्ट, ठीक है, तो दैट इन इटसेल्फ इज अ डिफरेंशिएटर। कंटेंट क्रिएशन में मेरे ख्याल से यही होता है कि आप अगर अपने आप को रॉ और रियल ज्यादा रखोगे ना, तो बेसिकली यू अट्रैक्ट एंड बिल्ड योर ओन ऑडियंस, एंड इंटरव्यूअर को फाइनली लगेगा कि यार ये रटा रटाया नहीं बोल रहे, जो बोल रहे सच बोल रहा है। हाँ। अगर मैं बोल रहा हूँ यार कंसल्टिंग में पैसा बहुत है, चाचू बहुत अमीर है, तो उसको पता है कि भाई सच बोल रहा है, अच्छा ठीक है, मैं भी तो पैसे के लिए आया हूँ, हर बंदा पैसे के लिए आया, ठीक है, वो रीजन वैलिड है, बट कई लोग इस चीज को बोलते नहीं, या बोलते हैं तो हवाबाजी करती है, उस एक्सपोजर भाई, हाँ, उसको कंसल्टिंग में इसलिए आ रहा है क्योंकि तेरे को ट्रैवलिंग अच्छी लग रही है, ब्रांडिंग अच्छी लग रही है भाई, एमबीबी वाले ऐसे लाविश होटल्स दिख रहे हैं, ब्रांड है भाई, ये तो अलग सूट में आते करने की भाई, ठीक है, पैसे बढ़िया है बाकी से, रियल रीजन ये है, ऑब्वियसली बट ऑब्वियस, ठीक है, तुम्हें वो गेम खेलनी है या तुम बेसिकली रियल सेल्फ दिखाना, समझ गया, दैट्स द होल पॉइंट ऑफ कल्चरल फिटमेंट, एंड लेट्स से तुम रियल दिखा के तुम्हें नहीं लेता है, तुम ये सोचो कि हाँ भाई उधर कल्चरल फिटमेंट नहीं बैठनी, मेरा भी नहीं बैठ रहा, हाँ, वैल्यू अलाइनमेंट नहीं होनी वहां पे ऑब्वियसली, तो ठीक है, तो पार्टनर राउंड भी होता है इसके बाद, यार डिफरेंट फॉर्म्स का होता है, हाँ, यूजुअली पार्टनर राउंड मतलब एज यू गो द इंटरव्यू लैडर, बंदा सीनियर होता जाता है, ठीक है, कि पहले सब सीनियर एसोसिएट आएगा, फिर मैनेजर आएगा, फिर मैनेजर का डायरेक्टर प्रिंसिपल टाइप कोई आएगा, फिर पार्टनर आएगा, तो यूजुअली बट नोटिसेबल पैटर्न हैज बीन कि लोग ऐसे हायरार्की में बढ़ते हैं,
क्योंकि भाई बात है ना, तुम्हारे बंदे घटते जा रहे हैं, पहले 100 लोग बैठे, तो एसोसिएट तो बहुत सारे हैं, एसोसिएट का टाइम सस्ता है, नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, बट पार्टनर के पास टाइम कम है, वो बोल रहे भाई मेरे को सिर्फ 5 या 10 बताओ जो तुमने छान लिए हैं, क्रीम से भी क्रीम देख लिया है कि तुम्हारे हिसाब से ये फाइनल डिसीजन गो अहेड मैं दूंगा, ठीक है, बट तुमने थोड़े से फिल्टर आउट कर लिया बच्चे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो दैट्स यूजुअली हाउ इट वर्क्स। ठीक है। तो मनन अब थोड़ा सा मेरे को अपनी लाइफ की लाइक ग्लोरीफाई करा जाता है, एमबीबीएस में आप काम कर रहे हो, या तो ये चीज बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करी जाती है कि लाइक यार लेविश होटल्स हैं, लेविश ट्रैवलिंग है, फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग है, और लाइक कि हमारा लाइफ कल्चर ऐसा है बेन के अंदर, लाइक हम लेविश लाइफस्टाइल जीते हैं। तो एक्चुअल क्या है उसके पीछे का, लाइक हार्श ट्रूथ है, लाइक रियल ट्रूथ है, तो उसके पीछे का सच्चाई क्या है? यार तो देख, एज अगेन इसमें वही आता है कि बोथ साइड हो तो कॉइन है। जो ट्रैवलिंग है वो यूजुअली व्हेन अ पर्सन एंटर्स, ठीक है, तब उसको अच्छी लगती है, लाविश होटल में रह रहा हूँ, हर रोज फ्लाइट में जा रहा हूँ, आना जाना कर रहा हूँ, क्लाइंट लोकेशन मस्ट, फुल ऐसे सूट्स वाइब आ रही है मेरे को, ठीक है कि लाइफ इज दिस, आई वांट दिस, ठीक है, तो वही बात है। बट आफ्टर अ पॉइंट व्हाट आई हैव पर्सनली टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन इनटू फ्रंट एंड कंसल्टिंग, तो द थिंग इज कि आफ्टर अ पॉइंट ट्रैवलिंग अच्छी नहीं लगती, ठीक है, कि यूजुअली क्या होता है कि देयर आर मॉर्निंग मंडे फ्लाइट्स, एंड सपोज मेरे को दिल्ली से क्लाइंट लोकेशन है बैंगलोर, अच्छा, तो मेरे को वहां फ्लाई करना है, एंड मंडे मॉर्निंग मेरी 5-6 बजे की फ्लाइट है, मैं 8:30-9 पहुंचा हूँ, मैं उधर से ऑफिस जा रहा हूँ सूटकेस पकड़ के, ठीक है, फिर मैं रात को 11-12 बजे वापस आ रहा हूँ, होटल रूम में भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, फिर फ्राइडे लेट नाइट फ्लाइट्स होती हैं, अच्छा, लेट नाइट फ्लाइट्स होती है फ्राइडे या सैटरडे सुबह, डिपेंडिंग क्या सीन है, ठीक है, तो तुम भाई बहुत लेट घर आए हो, 3-4 बजे घर आए हो, तुम्हारा आधा वीकेंड निकल गया है, तुम्हें अगर मंडे निकलना है सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो तुम संडे भी तैयारी करोगे, तो तुम्हारा वीकेंड और स्क्वीज हो गया, वीकेंड भी एंड हो गया, या एंड एट टाइम्स बेसिस क्लाइंट रिक्वायरमेंट, बेसिस वर्कलोड रिक्वायरमेंट, कई बार होता है कि भाई काम है तो सैटरडे संडे भी तुम्हें थोड़ा करना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो उस पर्सपेक्टिव से ट्रैवलिंग अच्छी नहीं लगती। एंड व्हाट आई हैव गेज्ड फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस, जितनी लग्जरीज दिखती है ना, फैंसी चीजें, मजा तब आता है जब तुम्हारा माइंड लाइट हो, अगर तुम काम करने गए हो ना, तुम्हारा फर्स्ट थॉट मन में काम का ही रहेगा, काम कर रहे यार ये पीपीटी में तो स्लाइड नहीं बनी, ये डिलीवरेबल जाना है, डेडलाइन है, तो तुम एक फैंसी होटल में बैठ के भी तुम्हें एंजॉयमेंट नहीं है, पीस, हाँ एंजॉयमेंट नहीं है, तुम उस होटल रूम स्वीट को एंजॉय नहीं कर रहे हो, या तुम जा भी रहे हो काम करने के लिए, या तो आफ्टर पॉइंट लोग थोड़े थक जाते हैं, टायरिंग भी है फिजिकली भी, एंड ऑल्सो उनको होता है कि भाई हो गया, हमारी ट्रैवलिंग हो गई, तो रियल में होती है ट्रैवलिंग, अच्छा, डिपेंडिंग फ्रंट एंड वगैरह पे, ठीक है, बट आफ्टर अ पॉइंट वो ग्लैमर उसका समवॉट फेड हो जाता है, आफ्टर अ पॉइंट नया अच्छा लगता है कि भाई मैं डायरेक्ट फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, मैं गया हूँ, तो मेरे को ऐसे बहुत मजा सा आ रहा है कि हाँ भाई ट्रैवलिंग से मिल रहे हैं रोज, और लाइक होटल्स में रह रहे हैं, लेविश कार्स में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक बात है, एंड एक्सपोजर भी यार ऑनेस्टली है, ऑनेस्टली एज अ प्रोफेशन, अगर मैं एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल की पर्सपेक्टिव सुनूं, तो द रूम्स यू गेट टू बी इन, द पीपल यू गेट टू इंटरैक्ट विद, ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल्स में अपॉर्चुनिटी देते हैं एट अ जूनियर लेवल, एट एन एंट्री लेवल रादर, ठीक है, कि अब मैं सपोज टाटा में जाता हूँ, किसी भी इंडस्ट्री टाइप की फर्म में जाता हूँ, तो आई हैव टू वर्क माय वे थ्रू द लैडर, कि मैं जब एक डेजिग्नेशन पे पहुंचूंगा, उसके बाद मेरा डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट करूंगा मैं, ठीक बात है, ठीक है, ठीक बात है, बट कंसल्टिंग में हो गया स्पेसिफिकली अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या, कि क्या ना 22-year-old guy or girl can be like very part of what happens in an influential room, ठीक है, ठीक है, तुम्हारे क्लाइंट सीईओज हैं, या फिर उनके सी सूट एग्जीक्यूटिव्स हैं, या वो तुमसे मीटिंग्स हो रही हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुम उनसे बात करो साइडलाइंस पे, सो देयर इज अ लॉट टू लर्न, और कोई प्रोफेशन इतना ज्यादा, मतलब आई कैन बी रॉन्ग, आई कैन बी टोटली अनअवेयर, बहुत ज्यादा प्रोफेशंस तुम्हें वो लग्जरी नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं देते, एक्सपोजर नहीं देते, लाइक तुम एक एरिया में ही बंद के रह जाते हो, एरिया में बनने वाली बात की, जो नेचर ऑफ काम अलाउज यू टू डू दैट, इज नेचर ऑफ वर्क ऑब्वियसली, कि
कि तुम्हारा काम ही वही है, हाँ तुम्हारा काम ही कंपनीज को हेल्प करना है, कंपनीज को help तो करना, बाय द नेचर ऑफ इट तुम सीईओज बड़े लोगों से मिल रहे हो, मिलना ही है। ठीक बात है, ठीक बात तुम है। देख रहे हो कि भाई दिस इज हाउ थिंग्स एक्चुअली हैपन, तो उस सेंस बात में यू गेट टू बी पार्ट ऑफ इट, एंड दैट्स आई थिंक फ्रॉम अ नॉन मॉनेटरी ऐसे घूमने फिरने के अलावा आई थिंक दैट्स द मेजर फैक्टर जो होना चाहिए टू बी इनटू कंसल्टिंग, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक वो है। स्पेशली एट अ वेरी नेसेंट करियर स्टेज। तो बेन का वैसे वर्क कल्चर कैसा, लाइक इज देयर अ वर्क लाइफ बैलेंस इन दैट, लाइक बाकी एमबीबीज का तो हमने ये सुना है कि लाइक वहाँ पे कोई वर्क लाइफ बैलेंस नाम की कोई चीज नहीं होती, लाइक सैटरडे संडेज भी लाइक आपके कलीग्स के साथ मजे करने में जाते हैं या फिर वो भी काम करने में जाते यार देख, आई कांट स्पीक ऑफ अदर फर्म्स, हैं? बट एट प्रेजेंट बेन के ऑफिस में मैं हूँ, इन जनरल एक देर ऑब्वियसली आर बैड डेज टू वर्क, राइट, कि कई बार काम बहुत है, क्लाइंट बहुत डिमांडिंग है, इन मोमेंट पे डेटा नहीं आया, थोड़ा काम ऊपर नीचे है, तो उसमें देयर कैन बी टाइम्स व्हेन यू हैव टू वर्क टिल लेट, ठीक है, कि दैट्स लाइक अ कमिटमेंट ना, दैट्स कि भाई करना है तो करना है, दिस इज वैलिड, ऑब्वियसली। बट फ्रॉम अ जनरल ऑर्गेनाइजेशनल लेंस आई थिंक बेन का हैव टचवुड बीन वेरी हैप्पी कि अच्छा, कल्चर इज वेरी नाइस, ओके, मतलब I can't speak relative of what other firms are doing, but specifically Bain is like, मतलब एक saying थी बहुत पहले कि मतलब Bain तो भाई अपने इंसानों, अपने जो वर्कफोर्स उनको इंसान समझते हैं, हाँ, इंसान they के बस genuinely take care of their employee, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं यार, कि सपोज ऑफ साइड है, मोस्टली सारी एमबीबी सारे ऑफिसेज लेके जाते हैं गोवा ट्रिप पे, यूजुअली गोवा इनका सेट्स है, तो आपका भी फ्रीक्वेंसी गोवा का ही है? या मैं गोवा भी होके आया हूँ भाई लास्ट मंथ, अच्छा, या अभी फुल मस्त मजा आता है उधर भाई, ठीक है, तो दैट्स लाइक अ एनुअल रिट्रीट काइंड ऑफ अ थिंग कि भाई पार्टी करने के लिए लेके जा रहे हैं, मस्ती मजाक, ठीक है, ठीक है, तो उसके लिए लेके जा रहे हैं, तो लेकिन हर फॉर्म जाती है, बट छोटी छोटी चीजें कि भाई तुम मेरी फ्लाइट सपोज मैं होटल से निकल गया, ठीक है, मैं 11:30-12 बजे निकल रहा हूँ, तो वो ब्रेकफास्ट का टाइम, ब्रेकफास्ट हो गया है, लंच टाइम हो जाएगा जब तक तुम पहुंचोगे, ठीक है, बट तुम अभी लंच कर भी नहीं सकते, एंड तुम पहुंचोगे 4 बजे दिल्ली, 4 बजे 4:30 बजे दिल्ली, तो मोस्ट पीपल है, मोस्ट कंपनी, मैं भी अगर कंपनी चलाना तो मुझे होगा यार देख लेंगे अपना, मैं क्या करूँ, 11:30 निकले, 1 बजे निकले तो मैं लंच करा के भेजूं, अब मैं क्या करूँ, हाँ, ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं कि भाई तुम्हें ऐसे कूपन दे देते हैं, अच्छा, कि भाई तुम ऐसे फ्लाइट में जा रहे हो एयरपोर्ट पे, भाई लंच कर लेना एंड रीइंबर्स हो जाएगा, अच्छा, तो बहुत छोटी सी चीज है, छोटे से अमाउंट से किसी को फर्क नहीं पड़ता, ऑब्वियसली, बट छोटे छोटे जेस्टर्स एक्चुअली हेल्प यू अलॉट, एक मोटिवेशन आती है कि भाई कंपनी मेरा ध्यान रख रही है, मतलब यूजुअल कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज में होता है कि भाई वो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, हम काम कर ही जा रहे हैं, हमें कोई Recognition अपसाइड नहीं मिल रही, रिकॉग्निशन नहीं मिल रही, हम इंसान नहीं समझ रहे, इंसान नहीं समझ रहे, ऑब्वियसली, तो वो छोटी छोटी चीजें जेस्टर्स की सेंस में बेन इज वेरी नाइस, अच्छा, मतलब छोटी छोटी चीज जो नीडेड भी नहीं होती करनी, वो भी करते हैं, ठीक है। तो बेन की मेरे को ना, जैसे लाइक मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं लाइक जो नोन है, मेरे को आपसे 2 चीजें जाननी है, लाइक ये जो बहुत ज्यादा अंडररेटेड है और अननोन है, लाइक एक तो बेन की बहुत ज्यादा डार्क साइड कि नहीं यार, एक ये है हार्श रियलिटी है, डार्क साइड ऑफ ज्वाइनिंग बेन, और एक पर्क जो कि वेरी नोन नहीं है लेकिन वो बेन में ज्वाइन करने वालों को मिलता है और बहुत ज्यादा अंडररेटेड है या अननोन? यार अंडररेटेड बेनिफिट, क्योंकि बहुत ज्यादा नोन नहीं है, लाइक ट्रैवल बेनिफिट्स और ये सब चीजें तो नोन है, बट कुछ चीजें ऐसी हैं कि लाइक नहीं यार ये भी देता है बेन, बट एक्चुअली लोगों को पता नहीं लगता, लाइक यार पता लगता है। यार यूजुअली यही पर्क्स होते हैं एज सच, समथिंग दैट इज नॉट वेरी नोन, यार आई थिंक कल्चर फ्रॉम अ टीम पर्सपेक्टिव इज वेरी नाइस, अच्छा, मतलब लाइक I think that actually depends on the peer group as well, कि बेन में 2 चीजें हैं, एक तो स्मार्ट लोग हैं, स्मार्ट लोग सारे एमबीबीज में जा रहे हैं, ठीक है, सारी कंसल्टिंग फर्म्स में जा रहे हैं, ठीक है, बट वो प्रेसिडेंट जो सेट हो जाता है दैट कैन बी वेरी डिफरेंट, I again can't speak of other firms nor am I commenting on what other firms are doing, ठीक है, but बेन में it's like an understanding, एक अनसेड अंडरस्टैंडिंग है फ्रॉम जूनियर लेवल टू बिल्कुल हाई लेवल, कि एवरीबडी
is expected to have like a life outside work. लाइफ ऑफ देयर इंटेंजिबल सेंस में कहीं लिखा हुआ नहीं है या कुछ वो नहीं है, वो कल्चर में एम्बेडेड है कि भाई हर बंदा तुम्हें समझता है कि हाँ ब्रो, तेरे को सपोज अपने फ्रेंड के बर्थडे पे जाना है या तुझे अपने बर्थडे पे लीव चाहिए, तो तुम्हें वहां पे कोई साइड आई नहीं देगा कि अरे यार बर्थडे पे लीव क्यों ले रहा है, काम चल रहा है उससे बर्थडे मनाना है। तो वो चीज ना, हर बंदा इज वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड दे एक्सपेक्ट यू टू हैव वन लाइफ अप्रिशिएटेड। या मतलब कि अगर आई एम एट एन ऑफिस पार्टी या मेरे को ऐसे चलते लंच करते हुए इफ माय डिपार्टमेंट हेड इज विद सिटिंग बिसाइड मी, तो ऐसा नहीं है वो मेरे से काम का पूछेंगे। अच्छा, कि वो पूछ रहे हैं कि भाई प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है, क्लाइंट कैसे कर रहा है, काम कैसे चल रहा है। यूजुअली लोग वहां पे नहीं करते। अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी बहुत भसड़ हुई है, बहुत ऐसे सॉल्यूशन ही निकल रहा है किसी प्रॉब्लम का, बट अब लंच करने आ गए आधे घंटा, तो टेबल पे मैनेजर या डायरेक्टर जो भी है टॉक अबाउट इट, डू टॉक और भाई वीकेंड कैसा रहा, पार्टी करके आया नहीं आया, मैं तेरी स्टोरी देखी भाई तू वहां घूमने गया हुआ था और तेरा कॉन्वोकेशन बढ़िया हो गई, कि वो मतलब दे टॉक टू यू एज ह्यूमन बीइंग्स एंड वो चीज आई गेस ओवर द इयर्स ही चलती जा रही है, इसलिए वो एडमिटेड है उनके अनसेड कल्चर में। ठीक है, कि वो कंपनी नहीं बोल रही कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए या कुछ होना चाहिए, मतलब जो भी है, बट वो एक बन गई है अनसेट पर्क है ये, अनसेट। हाँ मतलब वो अनसेट पर्क है कि दे लाइक एक्सपेक्ट यू टू हैव अ लाइफ, वो डायरेक्टर की भी लाइफ है, दे ट्रीट ह्यूमंस एज ह्यूमंस एग्जैक्टली। ठीक है। और अब उसके बेन तो करते हैं, बाकियों को आई कांट कमेंट भाई क्या सीन है ऑब्वियसली, बट या बेन का दिस इज समथिंग दैट a lot of people are happy with कि हाँ भाई thoughtful है as a company। तो ये तो हो गई इसकी पॉजिटिव साइड। अब इसकी डार्क साइड यार I'd say डार्क साइड जानने के लिए सैंपल साइज काफी कम है रहने का, ठीक है, but also भाई डार्क साइड होगी तो मैं बताऊंगा। नहीं ठीक होता है ना कि चलो ठीक है, किसी और कंपनी का नाम लेके भी आप दिन का बता सकते हो यार। genuinely I think I haven't explored as such कोई डार्क साइड। कुछ चीजें होती हैं कि इन जनरल वो पार्ट ऑफ वर्क है कि यार कुछ चीजें मतलब इनएविटेबल है, कुछ डिसएग्रीमेंट्स होते रहते हैं, दैट्स लाइक पार्ट ऑफ इट। डार्क साइड नहीं है लेट्स से कि नहीं, जो बेन से ज्वाइन करने से पहले नहीं पता होता, बट लाइक बेन ज्वाइन करने के बाद लोगों को लगता है कि नहीं यार ये चीज सही हो सकती थी या ये चीज गलत पता होता तो ना आता, या फिर ये चीज थोड़ी गलत हो गई। एसेट्स नहीं यार, nothing that I am aware of and which is very material। अच्छा तो एसेट्स नहीं है, मे बी आगे पता लगे बट ठीक है। तो एएनएम में थी यार, मैं फिर से नहीं कुछ ऐसे नॉर्मल जनरल में भी एसेट्स नहीं थी यार। एएनएम वाज आल्सो वेरी फ्लेक्सिबल। अच्छा कि भाई या मतलब उधर वर्क फ्रॉम होम डेज वाज स्लाइटली हायर। तो यार आई थिंक जितनी एमबीबीज है ना इन जनरल, जो अच्छी कंसल्टिंग फर्म्स हैं जितनी भी हैं, उधर एक बाउंड्री तो होती है। बाउंड्री एज इन कि आपको अगर कोई डांट भी रहा है कि आपने कोई गलती कर दी, तो आपको बहुत ही सिविलाइज्ड वे में बोलेंगे। अच्छा कि तुम्हें कोई ऐसे गाली वाली अरे भाई ये क्या कर दिया, ये इतनी छोटी सी गलती होती है, ऐसे बताया, ऐसे कोई तुम पे भड़की बुटीक फॉर्म्स की तरह नहीं होता। बुटीक में रानी मुझे बट प्रोफेशनलिज्म कह लो, एक बाउंड्री होती है कि किसी से अगर कोई गलती हो भी गई है तो यूड बी वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ दैट। ठीक है, ये एएनएम में भी थी, बेन में भी थी। ठीक है एंड अगर मैंने कुछ बोला है कि यार आई वांट टू गो होम, पहले मैं 2 घंटा दूर रहता हूँ ना, मेरे को मेट्रो में बहुत रश मिलेगा या मेरी कैब नहीं मिलेगी मुझे, तो दे आर वेरी हैप्पी टू लाइक अलाउ यू हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी फॉर्म्स में। ठीक है, तो दे टेल यू कि हाँ कोई बात नहीं भाई, घर जा, घर से पिकअप कर लियो, कोई बात नहीं, घर से काम कर लियो। तो उस चीज में वो फ्लेक्सिबल है। हाँ, वो रिजिडिटी नहीं है कि भाई तू कि तेरे को बैठना ही है 10 बजे तक, जब तक काम नहीं हो तू नहीं घर जा सकता। वैसा सीन नहीं होता है यूजुअली फॉर्म्स। उस सेंस में both forms have been kind to me, तो yeah। चलो अब फाइनली जो मेन क्वेश्चन था, अगर सीटीसी की बात करें नहीं मेरे को सिर्फ आपकी नहीं बेसिकली यार, जैसे एक नॉर्मल एसोसिएट होता है कि लाइक
कौन से लेवल्स होते हैं, हिरार्कीज किस तरीके से सेट की जाती हैं, और हिरार्कीज के हिसाब से पे क्या होता है। लाइक बेसिकली मैं लाइक सीए कर रहा हूँ, सीएफए कर रहा हूँ, तो बेसिकली मुझे सीएस का पता है। लाइक बिग फोर में भी अगर तुम जाते हो तो तुम्हारा स्टार्टिंग पैकेज 8-10 लाख 12 लाख, ठीक है, तो मैं वहां से स्टार्ट करना पड़ता है, तो मैं एकदम से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं पहुंच बिग फोर में जाएंगे तो और भी कम है और भी कम है, लेकिन हाँ बढ़ा के बोलना पड़ता है। लाइक कि हाँ कि उसमें इन हैंड क्या है आपको लाइक बताया क्या जाता है और दिया क्या जाता है, बीट बेन और बीट एब्सन वाशर या फिर एमबीबीएस की बात करें, और एक्चुअली आपके इन हैंड क्या आता है, और एक्स्ट्रा पर्क्स अगर कुछ मिलते हो, जैसे आपने फूड कूपन्स का बताया मेरे को, तो जैसे लाइक ईयरली कुछ फूड कूपन्स मिलते हो या कुछ ऐसे बेसिस रिक्वायरमेंट, तो आई टेल यू, आई गिव यू स्टैंडर्ड। ठीक है। तो जो फ्रंट एंड फॉर्म्स होती हैं उसमें देयर टाइटल्स लाइक सीनियर एसोसिएट, ठीक है। फॉर्म का डिफरेंट होता है, किसी फॉर्म का सीनियर एसोसिएट से हायरिंग कर रहे हैं, सपोज आई एम अहमदाबाद से, ठीक है, कोई और फॉर्म है वो जूनियर कंसल्टेंट के लिए आई है सपोज, ठीक है, कोई एसोसिएट कंसल्टिंग के लिए आई, तो उनके जो टाइटल्स हैं दैट कैन बी वो थोड़ी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, बट पोस्ट एमबीए यू गेट अ पैकेज ऑफ ऑनवर्ड, मतलब नॉर्थ ऑफ 30 लाख सीटीसी, ठीक है, उसमें ऑन द फर्स्ट लेवल बेसिकली वेयर यू एंटरिंग, फ्रेश आउट ऑफ एमबीए, ठीक है, फ्रेश आउट ऑफ एमबीए, तो नॉर्थ ऑफ 30 लाख का सीटीसी, एंड उसमें अराउंड आइडिया बीइंग कि 65-70% अराउंड जो होता है वो फिक्स्ड कंपोनेंट होता है, अच्छा, बाकी इट्स डिवाइडेड इनटू वन जॉइनिंग बोनस, ठीक है, कि जो आपको से मंथ 1 पे मिलता है, ठीक है, उसका ऑब्वियसली लॉक इन पीरियड होता है 1 साल 2 साल डिपेंडिंग ऑन कंपनी पॉलिसी क्या है, ठीक है। देयर इज आल्सो एनुअल बोनसेस, जो बेसिस आपकी परफॉर्मेंस बेसिस रेटिंग मिलता है कि ऑन एवरेज वो कितने रहते हैं यार 10%, 5%, 10%, chance, I mean, yeah, 10 to 15-ish%. I am honestly not aware of the exact number, but हाँ, more or less ballpark figure यही होगी, ठीक है। कुछ उसमें वही 10% बोनस होता है, 10-15% वेरीज, किसी का ज्यादा भी होता है, कुछ स्ट्रक्चर में डाल देते हैं ताकि एक टाइम डालना पड़े, ठीक है। बोनसेस I've talked about fixed pay, हाँ मेजरली 3 ब्रैकेट्स ही होती हैं यार यूजुअली, ठीक है। बट एज यू गो अप द लैडर, ठीक है, तो एक पॉइंट के बाद जो फिक्स्ड पे होती है वो स्टैग्नेंट हो जाती है, अच्छा, एंड तुम्हारे जो बोनसेस बनते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट्स या वो तुम्हारे इंक्रीज होते रहते हैं। सो इफ यू आर अ प्रोजेक्ट मैनेजर तो आपका लाइक पे अराउंड उतना ही रहेगा 40 लाख 50 लाख के आसपास, नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट पार्टनर लेवल। अच्छा, पार्टनर लेवल पे पॉइंट के बाद हो जाता है कि यार 1-1.5 करोड़ जितनी भी है होती है, ठीक है, वो उसके बाद उतनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड पे नहीं रहती, बट कंसीडरिंग नाउ आप लीडरशिप रोल पे हो, तो जितने लीडरशिप पोजीशन पे उनका मेन काम होता है बिजनेस लाना, ठीक है। पार्टनर खुद स्लाइड नहीं बना रहे, हाँ ऑब्वियसली, वो क्लाइंट से बात कर रहे हो, बिजनेस ला रहे हैं कि मैं इसको बेक ऑफ हो रहा है तो मैं इसको अपने अंडर लाऊं, इसको बेचनी है तो मैं इसको ले आऊं बंदे को, ठीक है, इस क्लाइंट को ऑन बोर्ड कर लूं, तो उनका फिर उस बेसिस पे हो गई उनकी परफॉर्मेंस, कितना बिजनेस ला रहे हैं, उतना पीस ऑफ द पाया जो भी सिस्टम होता है उस ब्रैकेट में पैसा मिलता है उन्हें, ठीक है, तो दैट ऑब्वियसली वेरीज। सपोज मैं एक पार्टनर रूम में मेरे को 4 क्लाइंट ही रखने हैं, मैं इतने में ही खुश हूँ, या कैपेबिलिटी नहीं है सपोज मेरी, ठीक है, या नेटवर्किंग नहीं है, कोई बंदा बहुत एक्टिव है तो 4 की जगह 15-20 ला रहा है, तो उसका जो वेरिएबल अमाउंट है बोनसेस का उसका ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली इट्स अ सीनियर एसोसिएट सीनियर सबसे पहले यार सीनियर एसोसिएट होता है स्ट्रेट आउट ऑफ एमबीए, ठीक है, जो आई वाज टॉकिंग अबाउट यू अर्लियर एज वेल नो कि अंडरग्रेड पे भी दे हायर आईटी, यूजुअली वहां पे एसोसिएट हायरिंग होती है, एसोसिएट के बाद सीनियर एसोसिएट जो एमबीए से लेते हैं, ठीक है, सीनियर एसोसिएट के बाद देयर इज यूजुअली आइदर लाइक अ कंसल्टेंट, ओके, हाँ कंसल्टेंट होता है, कंसल्टेंट के बाद प्रोजेक्ट लीडर के बाद आ जाता है तुम्हारा सीनियर मैनेजर या प्रिंसिपल डिपेंडिंग ऑन फॉर्म्स, ठीक है, उसके बाद यू आइदर रीच टू प्रिंसिपल के बाद कुछ फॉर्म्स में देयर इज पार्टनर, अच्छा, कुछ फॉर्म में देयर इज डायरेक्टर्स, ठीक है, या जूनियर पार्टनर एसोसिएट पार्टनर ये सब होता है, फिर उसके बाद यू रीच टू पार्टनर, तो बेसिकली देयर आर 3 or 4 लेवल्स, लाइक 5 to 6 लेवल्स। तो आपने लाइक 30 लाख से अगर हमने स्टार्ट करा है तो प्रोजेक्ट लीडर कितना एक्सपेक्ट कर सकता है अप्रोक्सीमेटली? यार भाई ग्लासडोर से देखा ऑनेस्टली मेरे पास ऐसे प्राइमरी फर्स्ट हैंड डेटा नहीं है, ठीक है, बट आई एम अज्यूमिंग, आई कैन बी वेरी रॉन्ग, आई थिंक सीनियर एसोसिएट का अगर 30-35 है तो कंसल्टेंट का होगा अराउंड 10 लाख ज्यादा, 40s में होगा, ठीक है, प्रोजेक्ट लीडर का यू कैन एक्सपेक्ट 50-60 का अराउंड होगा, एंगेजमेंट मैनेजर का, ठीक है,
एंगेजमेंट मैनेजर 50-60 होगा, फिर उसके बाद 10-12 हुआ, 10-12 हुआ, 10-12 हुआ, ठीक है फाइनली यू रीच टू अ फिगर ऑफ 1 crore मोर और लेस, when you मतलब become a partner. 70-80 लाख से 1 करोड़ के बीच में, दिस वो अगेन डिपेंड्स ना ठीक है कि किसका क्या प्रमोशन हुआ है, कितनी जल्दी हुआ है, किसका कितना वेरिएबल कंपोनेंट है, so कितना नहीं है। basically you are an associate or senior associate यार ये तो बता था फ्रंट एंड का, ठीक है बैक एंड क्या है कि इज अ लिटिल डिफरेंट। ठीक है वहां पे यू स्टार्ट एज एन एनालिस्ट, ठीक है सीनियर एनालिस्ट, एसोसिएट, सीनियर है। एसोसिएट, ठीक सीनियर है एसोसिएट के बाद यू आर आइदर अ प्रोजेक्ट लीडर और अ मैनेजर, ठीक है उसके बाद सीनियर मैनेजर, ठीक है फिर एसोसिएट डायरेक्टर या डायरेक्टर। okay so there are 7 or 8 hierarchies like you can या follow मतलब हाँ, before reaching to the partner या so like पार्टनर्स यहाँ पे नहीं हो, हाँ मतलब पार्टनर्स, हाँ पार्टनर्स एमडी शो पे होते हैं, कोई ठीक है। फॉर्म्स यूज है एमडीज, ठीक कोई है यूज एज पार्टनर्स। so how much you can expect in the start यार at the back end यार आई थिंक जितना फ्रंट एंड मैंने बताया पोस्ट एमबीए उसका हाफ ले ले। अच्छा you start at back end अगेन वेरीज, ठीक है बट हाफ ऑफ व्हाट फ्रेश एमबीए ग्रेजुएट वुड हैव, अच्छा वो अंडर ग्रेड पे मिलता है मोर। तो ये बेसिकली दोनों फ्रंट एंड और बैक एंड में फर्क है या अच्छा क्वालिफिकेशन का भी फर्क है ना, क्वालिफिकेशंस का भी फर्क है टेक्निकली एमबीए वाला आया उसके 1-2 साल का वर्क एक्स होगा, फिर 2 साल पैसे भी लगाए हैं, 2 साल एजुकेशन भी करी है, तो टेक्निकली 3-4 साल आगे है तुमसे। ठीक है हाँ तो बिल्कुल ठीक बात है इसलिए वो पे लेवल का डिफरेंस भी होता है कि अगर सपोज मैं हूँ, मेरा कोई XYZ दोस्त है, वो गया एमबीए करने ठीक है 1-1.5 साल बाद, तो उसने सपोज 4 साल बाद निकला, वो निकलेगा 30-35 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हाँ ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है। मैं 4 साल बन के मैं भी अराउंड 25-26-27 पे पहुंच गया, जितने पे पहुंचा, बट आपका वर्क एक्स भी है लाइक 4 साल वो एक साथ जाएगा। बट फिर वो अगेन एमबीए नॉन एमबीए वाली डिबेट है, वो अलग ही है। तो वो दोनों साइड्स हैं उसकी, सम वुड से कि यार शॉर्ट टर्म में है, लॉन्ग टर्म में नहीं है, वो अलग डिबेट है। बट अच्छा प्रोजेक्ट लीडर का एक बेसिकली हम वही इक्वल पैकेज मान सकते हैं दोनों में यार आई एम नॉट श्योर ऑनेस्टली। प्रोजेक्ट लीड यार अगेन ये एक सीनियर लेवल पे द पे स्ट्रक्चर इज नॉट वेरी स्टैंडर्डाइज्ड। एनालिस्ट का स्टार्टिंग लेवल तो यही है ठीक है कि अराउंड तुम्हारा 10, किसी का 10 दे रहा है, कोई 12 दे रहा है, कोई 14 दे रहा है, कोई 16 दे रहा है, कोई 17 दे रहा है, इसी उसमें है, ठीक है प्रिडिक्टेबल है। ठीक है ठीक है ठीक है ऊपर जा जाए थोड़ा सा वेरी कर जाता है। बेसिकली इट्स अ पार्ट लाइक बोनस आपको मिल जाता है एडिशनल उसका, और उसके अलावा कोई ऐसे पर्क्स नहीं है कि लाइक यू कैन कमेंट ऑफ बाकी आपकी जो पर्क्स तो यार ये ना डिपेंड करता है। अच्छा जैसे देयर इज दिस फर्म, आई वुड नेम द फर्म, वो बहुत सारे इलाकों का खाना इंक्लूड कर लेता है सीटीसी में। अच्छा ठीक है, अच्छा मेन फॉर इंस्टेंस नहीं करता है, ये कुछ फर्म्स नहीं करती हैं, कुछ कर लेती हैं। तो फ्लाइट्स का भी इंक्लूड होता है क्या कहीं पे ऐसे? यार फ्लाइट्स लाइक कि फ्लाइट्स ट्रैवल लाइक नॉर्मल तुम ट्रैवल भी कर रहे हो, बिजनेस ट्रैवल अगर तुम कर रहे हो, अगर बिजनेस नीड है तो वो ऑब्वियसली रीइंबर्स होता है, या फिर तुम्हारा फाइनेंस डिपार्टमेंट वो बेयर कर रहा है, ठीक है वो तुम्हारा ऑब्वियसली तुम अपना जेब से नहीं खर्चोगे, ठीक है तो दैट्स बिजनेस रिक्वायरमेंट, उसको एज सच यूजुअली फर्म्स कैलकुलेट नहीं करती। ठीक है ठीक है तो हाँ, तो वो रहता है कि मेजरली 3 बोनसेस 2 टाइप के हो गए, किसी का रिटेंशन बोनस भी है, या किसी को कोई बेसिकली आप 15-20 से स्टार्ट करके यू रीच अप टू या 10-15 से स्टार्ट करते हैं, 10 to हाँ, तो आप उसी लेवल पे पहुंच जाते हो लास्ट में लाइक इफ यू बी एन पार्टनर यार। तो नहीं थिंग इज कि जो ग्रोथ होती है पोस्ट एमबीए इन फ्रंट एंड, उसका तुम्हारा पे पैकेज काफी जल्दी इंक्रीज होता है। अच्छा बैक एंड में वो स्पीड जो है वो स्लो भी रहती है, स्लो रहती है। एंड आल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम तुम्हारा बेस कम है ना, तुम 10-15 से स्टार्ट कर रहे हो, 35 से कर रहे हो, तो तुम्हारा 10% इंक्रीमेंट होते तुम्हारे यहाँ से 3-4 लाख बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 1.5-2 लाख बढ़ रहे हैं, तो भी वेरी करता है। एंड आल्सो ग्रोथ आपकी करियर लैडर के हिसाब से भी ग्रोथ इज फास्टर पोस्ट यू आर डन विद योर एमबीए एंड इन। सो आपके प्लान भी है लाइक एमबीए करने के? यार मैं थोड़ा अभी उस जक्सटापोज पे हूँ कि भाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वेरी दैट्स लाइक। तो मुझे अपना प्लान थोड़ा सा बताओ कि लाइक आप नाउ यू हैव एंटर्ड इनटू लाइक एएनएम में गए आप, उसके बाद आपने बेन में स्विच करा, तो आगे क्या प्लान है? यही पार्टनर बनना है या फिर अपना कुछ स्टार्ट करके उसको ग्रो करना है? यार
अगेन ये वही क्लीशे लाइन लगने वाली है, प्लान तो ये कि कोई प्लान नहीं है। ठीक है यार, पर्सनली मेरा आज कोई प्लान नहीं है। आई ऑनेस्टली डोंट लाइक टू प्लान सो मच। अच्छा, ऐसे लॉन्ग टर्म में। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्लान ठीक है कि अब नेक्स्ट 1 साल 2 साल में मोटा मोटा क्या करना है, पर आज तक मेरा कोई प्लान नहीं ऑनेस्टली कि कितनी देर रहना है कितना नहीं रहना है। अभी तो सही लग रहा है, अभी तो छोड़ने का मन नहीं है। ठीक है बेन, हाँ, नियर फ्यूचर में तो नहीं है अभी, ठीक है, मन तो नहीं है, ठीक है, बाकी पता नहीं क्या होता है, कुछ भी हो सकता है लाइफ में। ठीक है, तो यार आज सच तो भी प्लान नहीं है, बाकी यार बट ऐसे कुछ होता है ना कि गोल होता है हमारा, लाइक 1 नंबर पे पहुंचना है। भाई मेरे पास भी गोल था। पहले मैंने कॉर्पोरेट से गोल निकाला था कि मैं 2 साल काम करूंगा, फिर मैं एमबीए करने जाऊंगा, फिर मेरा 30-35 हो जाएगा, फिर मैं उसके 2 साल बाद 40-45, फिर मैं 30 तक 45-50 पे हूँ। ठीक है, फिर मैं इतना ठीक है, तू फर्स्ट करोड़ तक पहुंचने के लिए तेरे को टाइम लगेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो मेरे को वो जो जर्नी है ना, जो बहुत ज्यादा how should I say this, बहुत लीनियर है, मेरे को थोड़ी डिप्रेसिंग लगी पर्सनली कि भाई यार 1 करोड़ कमाऊंगा तब तक तो मैं ऐसे, मेरे को तो भाई मजा 20s में पैसा चाहिए। मर्सिडीज तो 25 साल में, 35 साल में मर्सिडीज को नहीं करूंगा, क्या करूंगा, ऑब्वियसली नहीं, ठीक है मैं करूंगा, बट ठीक है पॉइंट नो ऑब्वियसली कि भाई मेरे को तो स्पेन ट्रिप पे 28 साल की 27 साल की उम्र में जाना है, तब तक होना चाहिए मैं मिलियनेयर। गाड़ी में रेस तभी देनी है जब पैरों में जान हो, क्या बॉडी चल रहे हैं मेरे, सही बात है। तो यार मेरे को ऑनेस्टली कन्वेंशनल लीनियर बात उतना एक्साइट नहीं कर रहा। तो एक तो मैं थोड़ा कोपिंग में आने से मैं डिल्यूजनल हो रहा हूँ, ठीक है, कि मेरे को भी देखना ही नहीं है जो होता है, ठीक है, 1-2 साल का देखते हैं, हाँ अभी देखते हैं बात, ठीक है। सेकंड आई फील इज लाइक आई जेन्युइनली बिलीव इन कि भाई ऐसे पता नहीं होता है कि कब अपॉर्चुनिटी कौन सी आपके एक बंदे दूसरे बंदे तीसरे बंदे तुम कहां से कहां पहुंचते हो। नॉन लीनियर ग्रोथ जो तुम्हारी होती है, तुम्हारी लक प्लस अपॉर्चुनिटी की बात है, कौन सी अपॉर्चुनिटी तुमने कहां पे ग्रैब करी, किसने नहीं करी, ठीक है। तो उस चीज पे वो आंसर नहीं है कि मैं इस नंबर पे कब तक पहुंचूंगा, ठीक है। तो मैं उस सेकेंड वाले ऑप्शन के लिए माइंड ओपन रखने के लिए कि यार ना मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, ना मैं बहुत ज्यादा बेंचमार्क बना रहा हूँ कि मेरे को इतने लाख तक 30 तक एज में पहुंचना है, दैट्स समथिंग दैट आई एम नॉट लुकिंग एट राइट। इट्स मोर ऑफ लाइफ, लाइक कि मुझे लाइफ को भी लाइक थोड़ा साथ में लेके चलना है चीजों को, वो भी है, प्लस ये दोनों चीजें, एक मेरे को पता भी नहीं क्या करना है, क्या परफेक्ट चीज रहेगी करने के लिए, क्या फिगर आउट कर रहा है। एंड आई थिंक बहुत लोग जो बोलते हैं कि मेरे को इतनी एज पे इतनी एज होते हैं, कुछ हाइपर क्लियर लोग होते हैं, सबकी अपनी पर्सनालिटी ट्रेट है, बट 90-95% लोगों को नहीं पता है, ठीक है। कोई पोस्ट एमबीए करके इंसियार्ड से एमबीए करके अभी वो कई बिग शॉट नौकरी में है, उसको ही मजा नहीं आ रहा, वो सोच रहा है कि भाई मेरे को शायद करियर पाथ ही चेंज कर देना है, राइट। तो फिगर आउट किसी का भी एट एनी पॉइंट नहीं हुआ है। अब कोई तू मेरे को बोलेगा कि भाई आपको क्या हमेशा से पता था आपको कंसल्टिंग में आना है, मैं बोलूंगा भाई मेरे को अभी नहीं पता, मुझे कंसल्टिंग में कंसल्टिंग के लिए बना हो नहीं बना मुझे अभी नहीं पता। तो क्या 11th-12th में डिसाइडेड था आपका कि मुझे कंसल्टिंग में जाना है? 11th-12th में तो आपको कब पता लगा था बेसिकली कि मुझे फाइनेंस में एंटर करना चाहिए, करना है मुझे? 11th-12th में ना बीएसटी के 1-2 चैप्टर थे जिसके अंदर लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनेंस थे, ठीक है, बहुत सिंपल। तो मेरे को बचपन से मैथ्स पसंद थी, ठीक है, बट मेरे को इंजीनियरिंग करने में ये था कि भाई बहुत लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उन लोगों को कुछ हो नहीं रहा है, या फिर बहुत लोग कर रहे हैं एंड उसमें कंपटीशन बहुत है, आईटी करो ये करो भाई, साइंस स्टूडेंट बेसिकली? नहीं आई वाज अ कॉमर्स स्टूडेंट। तो भाई मेरे को लगा कि भाई नॉन मेड में बहुत मेहनत है, मेडिकल में भी बहुत मेहनत है, बट मेडिकल में डायसेक्शन करना होता है तो मेरे से नहीं होगा, ठीक है। तो वो वाला इसलिए एलिमिनेट करा। फिर मैंने सोचा आइडियली मैं बहुत कंफ्यूज था कि मेरे को ऐसे सोशल स्टडीज की भी चीजें पसंद आती थी, मेरे को ऐसे बायोलॉजी पसंद आ रही है, तो मेरे को आइडियली मन था कि कुछ इंटीग्रेटेड हो जाए कि मैं ऐसे केमिस्ट्री भी डाल दूं प्लस में हिस्ट्री भी पढ़ लूं प्लस में मैथ्स भी डाल दूं प्लस में इकोनॉमिक्स भी पढ़ लूं। तो मेरा आइडियल सिनेरियो में मन था, जो ऑब्वियसली इंडिया में नहीं हुआ अभी तक। बट फिर यार ह्यूमैनिटीज में यही सोचा कि ह्यूमैनिटीज में कई ऑप्शंस देखे कि भाई कुछ से समझ नहीं आ रहा, फाइनेंशियली उतने
रिवॉर्डिंग ऑप्शन या तो बहुत नीश हो, ये इंटरेस्ट मेरे को था बट मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि हाँ, या तो यू एंटर इनटू यूपीएससी लाइक या गवर्नमेंट जॉब का मेरे government को job का। स्टार्टिंग से ही थोड़ा मन कम था कि भाई ऑड्स भी टफ हैं, प्लस सरकारी नौकरी में फिर पे इज कैप्ड। नहीं, आप एक ग्रोथ आपकी स्टैग्नेंट है सरकारी। स्टैग्नेंट मतलब देख उसमें मॉनेटरीली सेंस में इतना रिवॉर्डिंग नहीं है, वही, और जो रिवॉर्डिंग है वो मेरे को करना नहीं है। ऑब्वियसली ठीक है, दैट्स करियर, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। मेरे को एथिक्स मतलब कह सकते हैं कि मेरे को उस टाइप से पैसे नहीं कमाना है। नहीं कमाने, ठीक ऑब्वियसली। है, जैसे गवर्नमेंट लोग जॉब में कुछ लोगों का ऑब्जेक्टिव होता है, Obviously. सब लोगों का नहीं होता ऑब्वियसली, बट कुछ लोगों का हो सकता है। तो मेरे को था कि यार इधर तो ऐसे स्ट्रेट पाथ पे रह के पैसे कम है, ठीक है। रहना स्ट्रेट पे ही है, तो मजा नहीं आया पैसे वाइज। यार मैं इतनी मेहनत करूं, होगा नहीं होगा वो भी नहीं पता, कंपटीशन इतना है। कंपटीशन क्रेजी है। तो मेरे को ये था कि नहीं यार, तो 11 12 में आपने पढ़ना शुरू करा थोड़ा थोड़ा इसके बारे मैंने में। सोचा कि बिजनेस फैमिली है मेरी, ठीक है, मेरे को घर वालों ने बोला कि भाई देख ऐसे कॉमर्स ले ले, सही कुछ लगेगा। भी होता है तो ऐसे सही, मतलब अपने ऐसे बिजनेस में काम भी आएगा आगे, अगर बिजनेस करना हो। प्लस माइनस तो कर ही लेगा। नहीं होगा तो हाँ ठीक है देख लेंगे। तो कॉमर्स थोड़ा एलिमिनेट करते करते हुआ कि चलो कॉमर्स थोड़ा डिसेंट लग रहा है रिलेटिव, फेमिलियर भी लग रहा होगा कि हाँ चलो फेमिलियर भी लग रहा है। फिर भाई बिजनेस वाली सोच की भाई पैसा तो अपना है, ठीक है भाई, एट द एंड इट्स मनी ओनली। हाँ ठीक है। तो उस पर्सपेक्टिव से मेरे को हुआ कि भाई थोड़ा पैसे वाली जो चीज है कि वो जो पैसे में दिमाग चलता है थोड़ा सा वो था, प्लस मैथ्स में मैं थोड़ा डिसेंट था। ठीक है। तो मेरे को वो कि थोड़ा सा मन में आया था थॉट कि फाइनेंस भी अच्छी फील्ड है 11th 12th में। ठीक है। फिर उसके बाद लेकिन मैंने बहुत सोचा नहीं, फिर उसके बाद मैं कॉलेज में जाने का वो था, मैं स्टेप बाय स्टेप ही लिया। पहले कॉलेज जाते हैं, कॉलेज जाके अच्छा यहाँ पे कंसल्टिंग हो रही है, फाइनेंस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर थोड़ा थोड़ा इंटर्नशिप्स करके, लोगों से बात करके, छोटी छोटी चीजें छुटपुट ट्राई करके, फिर हुआ कि अच्छा ठीक है अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे आ रही हैं, क्या मिले भी तो मेरे को अगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करनी है बट मेरे को प्लेसमेंट ही नहीं मिल रही है वो डीयू में, तो क्या फायदा। तो व्हाट्स अवेलेबल एंड मेरा इंटरेस्ट कहाँ लाइन हो रहा है उसको मिड वे कहीं आ जाऊं। ठीक है। तो उन सारी चीजों में फाइनेंस एंड कंसल्टिंग इन जनरल, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे कॉलेज के बच्चे हैं ना, लाइक कोई प्रोफेशनल कोर्स भी कर रहे हैं, कॉलेज कर भी रहे हैं नहीं कर रहे, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि हमको एक्चुअली में करना क्या है, लाइक कि हमको कौन सी फील्ड में एंटर करना है, हमारे को लाइक किस चीज में हमारे को इंटरेस्ट आ रहा है। तो मेरे को वही पूछना था कि यार बच्चा एक फिगर आउट कैसे करे, अगर वो एज है 18 19 20 21 की, तो ट्राई करना चाहिए उसको। आई थिंक इसका अगेन वेरी सिंपल आंसर एज यू सेड कि भाई मैं ऑनेस्टली बहुत कंफ्यूज्ड इंसान, पर्सनालिटी में बहुत कंफ्यूज हूँ, मेरे से डिसीजन नहीं लिए जाते कपड़े क्या पहनने हैं, इसके साथ क्या लेना है नहीं लेना है मुझे नहीं पता है। ठीक है। तो बचपन से ही मैं बहुत ये था कि भाई किसी ने बोला ये कर रहे हैं, बोला ये क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं कर रहे, क्वेश्चनिंग माइंड। ये नहीं पता कि उधर क्या अच्छा है बट क्यों नहीं कर रहे, तो कंफ्यूज थोड़ी सी मेरी पर्सनालिटी बचपन से ही रही है कि मैं सब्जेक्ट चूज करते हुए मेरे पास क्लियर वो नहीं था कि भाई क्या करना है। ठीक है। तो यही ऑब्वियसली नेचुरली सो कॉलेज में भी था कि भाई कॉलेज में इतनी चीजें हैं, लोग इतनी डिफरेंट चीजें करनी है, मेरे को क्या करना है। तो व्हाट आई डिड वाज मैं थोड़ा फ्लेवर लेने के लिए ना हर चीज ट्राई कर रहा था, चाहे इंटर्नशिप्स हो, चाहे कॉम्पिटिशंस हो, चाहे सोसाइटीज हो, या कुछ भी हो, ट्राई कर कोर्सेज हो या सीखने के लिए। मैंने ऑनेस्टली पहले 2-2.5 साल फुल ट्राई करा। ठीक है। मैंने इंटर्नशिप बहुत वेरी टाइप की जगहों पे करी है। अच्छा। एक मैंने करी थी एट अ स्टार्टअप। अच्छा। तो मेरे को बीच में स्टार्टअप का भी आया था कि भाई स्टार्टअप करूंगा, स्टार्टअप पता नहीं है स्टार्टअप किस आइडिया नहीं है बट स्टार्टअप करूंगा। ठीक है। दुकान भी स्टार्टअप है। हाँ भाई ठीक है। तो उसमें मेरे को थोड़ी फैसिनेशन थी, तो मैंने एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप में इंटर्नशिप करके देखा भाई यहाँ पे क्या एनवायरनमेंट माहौल चल रहा है, यहाँ पे क्या होगा, वो करी। फिर आई ऑल्सो इंटर्न एट दिस वीसी फर्म। अच्छा। तो वीसी फर्म में करी देखने के लिए भाई वीसी का क्या सीन है, भाई वीसी भी कूल लग रहा है भाई। ठीक है। हाँ बोलने में बहुत कूल है। पर्सनली मेरे को वीसी स्पेस अच्छी भी लगती है। अच्छा। तो काफी एक्साइटिंग है, सीखने को बहुत है, अच्छी टीम्स होती हैं। मैंने वीसी में भी करी, वो भी डिफरेंट एक्सपीरियंस था, उसमें मजे आए। ठीक है। स्टार्टअप में अपने टाइप के मजे थे, इसमें अपने टाइप के मजे थे। फिर ऑल्सो ट्राइड
अ पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक, बिल्कुल ही अच्छा। डिफरेंट चीज। हाँ 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 कि उधर इधर बात हो रही है भाई वीसी में कि इस कंपनी की पिच चल रही है, इसकी रेशियोज क्या है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना नहीं करना। वो स्टार्टअप वाला बोल रहा है भाई यूजर बेस ग्रो करना है मेरे को, मार्केटिंग करनी Zero से शुरू है, करना सब है। कुछ चल रहा है उसके, ऑपरेशन मार्केटिंग सब कुछ आपको ही करना है वो। हाँ हर चीज में दिख रहा है मेरे को। ये पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक पे आके मेरे को अलग ही चल रहा है कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, ये जेंडर डिस्पैरिटी रेशियो है। अच्छा। उधर मेरे को डिफरेंट ही दुनिया दिखी, ठीक है। विच वॉज नाइस इन इट्स ओन वे। एंड हाँ मेरे को उसमें बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था कि भाई कोई सिमिलैरिटी नहीं, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, वहां पे टाइप ऑफ लोग डिफरेंट ठीक हैं है। बातचीत करने में, वहां पे काम भी डिफरेंट है, स्टेक होल्डर्स डिफरेंट है, सब डिफरेंट सब कुछ डिफरेंट है। स्पेशली पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक में। ठीक है। ठीक है, फिर लास्ट समर इंटर्नशिप आई डिड एट ग्रैंड थॉटन, अच्छा एंड उसमें भी आई डिड इन देयर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाली टीम। अच्छा। ठीक है, तो उधर डिफरेंट ही हो रहा था, उधर पिच डेक्स बन रहे हैं कि ये वाली कंपनी में भाई इसका प्रपोजल है, Obviously. ये इतने पैसे खरीदने बेचने, इतने पैसे में बेच रहा है, वैल्यूएशन ये है, इसकी कितनी परसेंट इक्विटी सेल है, उसमें रिसर्च भी है, इंडस्ट्री रिसर्च भी है, ये भी है वो भी है। दैट वाज टोटली डिफरेंट एंड जीटीए इज लाइक प्रॉपर कॉर्पोरेट नो। तो उधर फ्रॉम अ नॉन वर्क पर्सपेक्टिव भी बहुत डिफरेंट। एरो सिटी में ऑफिस तो बहुत स्वाइंग ऑफिस भाई, मेरे से गेट खुल रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ है, कॉफी की मशीन ही नहीं चल रही है जब पहुंच गया हूं मैं। तो वो डिफरेंट एनवायरनमेंट बिल्कुल। स्टार्टअप वाला एनएसपी में ऑफिस था, ऐसे छोटा सा बनाया हुआ था, तो उधर आप खुद ही कर रहे हो वहाँ पर। हाँ मतलब उधर कर रहे हैं, वहां पे ऑफिस पार्टीज हो रही है तो उन्होंने वहीं पे डोमिनोज की पिज्जा मंगा ली है, वहीं पे बैठ के टेबल पे बैठ के गेम खेल रहे हैं। वहां पे इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जीटीए बिल्कुल ही फॉर्मलाइज्ड है। वीसी में अपना था, पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक में अलग था। तो मेरे को चीजें करके इंपॉर्टेंट थिंग इज एक तो इंटरेस्ट पता लग गया, ठीक है, मेरे को ये भी पता लग गया कि क्या नहीं करना है, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कि मैंने बहुत बच्चों को देखा कि वो इंटर्नशिप में घुस जाते हैं एंड उनको लगता है कि यार ये तो वो नहीं है जो मैंने सोचा था, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। आई थिंक डिसअपॉइंट मत हो, अच्छी बात है, पता लग गया भाई कहाँ नहीं जाना था, पहले पता लग गया। हाँ पहले पता लग गया। और एक्सप्लोरेशन का फेज है, इसका पॉइंट ही है कि भाई बेसिकली फील्ड चूज करनी है तो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। एक्सप्लोर करना ही ऑप्शन है कि तुम जितनी चीजें ट्राई कर लोगे तो तुम्हें पता लग जाए क्या नहीं है और किस में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट है। तो ट्राई आउट करना ही इज हाउ यू गोना फाइंड योर इंटरेस्ट। और कोई इसका शॉर्टकट नहीं है कि कोई मेरा साइकोमेट्रिक टेस्ट करा लो मैं कहाँ जाऊंगा, तो वो चीज ब्रेन की वेव्स नहीं बता सकती कि आपको थ्योरेटिकली पता नहीं कितना वर्कआउट करता है कितना नहीं, बट सबसे इजी तो नहीं, मतलब सबसे इफेक्टिव टिकाऊ तरीका यही है कि जस्ट एक्सप्लोर लॉट ऑफ थिंग्स। स्पेशली जो कॉलेज में आई थिंक मैं तो इस मंत्रा के साथ गया था। अच्छा। कि मेरे को हल्की सी भी हेजिटेशन हो रही है किसी चीज में करने में, वो मैं पहले करूंगा, वो मैं करूंगा, नो नहीं बोलूंगा मैं किसी चीज को, ट्राई आउट करनी है रैंडम चीजें। क्या यार ये फलानी कम्युनिटी बन रही है, वो मीटअप कर रहे हैं, कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैं जाऊंगा। डांडी हो रहा है जाऊंगा। ठीक है। कोई नॉर्मल केस कॉम्प हो रहा है बाहर जाके, वो भी जाऊंगा, मुझे छोड़नी नहीं है। हाँ कि मैं ऑनेस्टली रिस्ट्रिक्टेड नहीं था कि मेरे को भाई नुक्कड़ नाटक वाली सोसाइटी में जाना है, मैं उसमें भी जाऊंगा। कि भाई मैं तो उस लेके गया था कि भाई बहुत सारी चीजें ट्राई करूंगा। ठीक है। पर उतना भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा देख लो, बट इवेंचुअली धीरे धीरे पता लगेगा कि अच्छा ठीक है कि मुझे लग रहा है कि यार मेरे को फाइनेंस कंसल्टिंग में से कंफ्यूजन हो रही है, मेरे को मार्केटिंग में सपोज नहीं जाना है, तो एक चीज एलिमिनेट हो गई। अब वो दो चीजों में ही चीजें देखो, मार्केटिंग वाली मत करो। ठीक है। पहले सब कुछ कर लो फिर तुम्हें पता लगेगा, अपने आप ही इंस्टेंट बता देते हैं। ट्राई करके ही पता लगेगा कि क्या बात बन रही है इंटरेस्ट वाइज भी। एंड कहीं को होता है कि इंटरेस्ट है बट वो चीज में आप अच्छे ही नहीं हो। ऑब्वियसली। अब मेरे को सपोज इंटरेस्ट है कि भाई मेरे को साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है कि भाई ऐसे कि लोगों के माइंड, कि मैं बहुत ऐसे बोलता हूँ कि अगर मैं कंसल्टेंट ना होता तो मैं थेरेपिस्ट होता। अच्छा ठीक है। तो वो मैं जितना मर्जी बोल लूं, बट मेरे पास एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है वो करने के लिए कुछ है। हाँ, बैक करने के लिए कुछ नहीं है। या अगर सपोज किसी मतलब मैं अच्छा नहीं हूँ उस चीज में, तो इंटरेस्ट है बट मैं उसमें अच्छा नहीं हूँ, आई वोंट मेक इट। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो ढूंढना इज इम्पोर्टेंट कि आप अबव एवरेज किसी चीज में अच्छे भी होने चाहिए एंड उसमें आपका अबव एवरेज इंटरेस्ट भी होना चाहिए।
सपोज बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत हाई पेइंग जॉब्स उठा लेते हैं, बट उनको भाई वो सेटिस्फैक्शन ही नहीं आ रही, पैसा 1 करोड़ का 2 करोड़ का पैकेज है गूगल में, बट मजा ही नहीं आ रहा है। तो भाई नौकरी छोड़ के 10-20 लाख की मार्केटिंग एजेंसी में काम कर रहा है, उसमें फन आ रहा है उसको, फन आ रहा है। दोनों चीजों का बैलेंस स्ट्राइक करने इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली ये एज वो है आपकी जहाँ पे आपको एक्सप्लोर करना है मैक्सिमम। आई थिंक एक्सप्लोर करने की फेज एज कभी खत्म नहीं होती, बट लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, बट वही एग्जैक्टली वो तुम्हारी एबिलिटी टू कम हो जाता है धीरे धीरे, एक्सप्लोर कम हो जाता है। आई गेस 20s में वो तुम रहता है फाइनेंशियल पीछे बैकिंग भी है। मैं अपने घर पे रह रहा हूँ, मेरे को घर के खर्चे का टेंशन, खाने की टेंशन नहीं है, मेरे को टेंशन नहीं है कि भाई मेरे को ऐसे एक्सपेंसेस देखने हैं। मैं चाहूँ तो 50% पे कट लेके कोई एक्सप्लोर करने कहीं भी जा सकता हूँ। ऑब्वियसली वो इतना लेवरेज है आपके पास, लेवरेज है या ठीक है। तो इन जनरल भी मतलब मैं चीजें बहुत स्विच कर सकता हूँ, मैंने बोला स्विच करो, बट अभी सपोज मेरा मन नहीं करता है कि मेरे को कंसल्टिंग फाइनेंस में रहना है, सपोज मेरे को 2-3 साल बाद रियलाइजेशन होती है कि यार मेरे को तो कुछ भी एग्जांपल दे। हाँ लाइक मुझे अगर किसी और फील्ड में ऑडिट में काम करना है, टैक्स में काम करना है, ऑडिट में नहीं करना है वो तो किसी को भी नहीं करना है ऑडिट में, वो तो किसी को भी नहीं करना है। सपोज मेरे को मार्केटिंग में करना है, तो मेरे को कंटेंट क्रिएशन इंटरेस्ट है, मेरे को सपोज ब्रांड इनसाइट्स, ब्रांड मैनेजमेंट में मजा आ रहा है, या मेरे को वहां जाना है, तो आई कैन स्टिल डू दैट। या सपोज मेरे को एकदम स्टार्टअप में जाना है, किसी फाउंडर ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ रोल में मार्केटिंग करनी है, तो अभी मैं कर सकता हूँ। वो चीज में इनोवेशन फैक्टर नहीं बनेगा कि भाई मैं 2 साल कंसल्टिंग में था तो अब मैं नहीं जा सकता, बट अगर आप 10 साल कंसल्टिंग में रहोगे, कंसल्टिंग है स्टिल एज अ करियर फील्ड हैज वेरी ग्रेट एग्जिट ऑप्शंस। अच्छा हाँ, कंसल्टिंग का एक चीज मैं बताना भूल गया कि कंसल्टिंग बहुत लोग इसलिए भी करते हैं बिकॉज़ दैट्स लाइक अ वेरी नाइस एग्जिट ऑप्शन, एग्जिट ऑप्शन देता है। यहाँ से आप PVCs में भी जा सकते हो, यहाँ से अपने स्टार्टअप भी कर सकते हो। देखो पता होगा बहुत वैसे तो लोग हैं, दीपेंद्र गोयल ही बेन में था, राइट, शांतनु जो ये बॉम्बे शेविंग कंपनी वाला बंदा है, ही वाज आल्सो इन मैकिंजी फॉर आई गेस 5 years if I'm not wrong। तो जितने देखो PVCs वाले दिखते हैं, इन्होंने इनकी फर्स्ट जॉब एज अ कंसल्टेंट होती है। बहुत देखे मैंने बहुत लोगों लिंक्डइन की स्टॉक करा है, तो हाँ, तो बहुत लोगों में होता है कि बहुत एग्जिट ऑप्शन अच्छे होते हैं, PVC, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जो तुम डायरेक्टली तुम्हें नहीं मिलते हैं, ठीक है, या फिर तुम यहाँ से कुछ भी कर सकते हो। कंसल्टिंग में मार्केटिंग पे आ सकता हूँ, यही अगर मैं ऑडिट में हूँ तो मैं मार्केटिंग में शायद उतना ईजी नहीं है मेरा ले आना। ऑडिट एंट्री बैरियर है बेसिकली बाकी सारी जॉब्स के लिए। मैं बहुत सारी चीजों में बैरियर है क्या मार्केटिंग वाला बंदे के लिए फाइनेंस, हार्डकोर फाइनेंस में घुसना बहुत फ्रॉम अ स्किल पर्सपेक्टिव, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर्सपेक्टिव, हर चीज में टफ है प्रैक्टिकली। बट कंसल्टिंग थोड़ा सा तुम्हें ये ओपन एंडेड रहता है कि भाई तुम कंसल्टिंग, उल्टा प्राइड लेते हैं लोग कि हमने एक्स कंसल्टेंट हायर करा है, BCG से बंदा है हमारे को-फाउंडर बनने, ठीक है, ऑब्वियसली। तो वो चीज में वही बात है ना, जनरलिस्ट होते हैं कंसल्टेंट, प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, तो वो जो क्रीम उठाते हैं, किस टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के स्मार्ट लोग उठाते हैं, वो इंपॉर्टेंस देता है। एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, या एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड जनरलिस्ट कि भाई इसको कहीं भी जा सकता है, ये किसी फील्ड पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। समझ गया, ठीक है। तो एंड हाँ, बिजनेस एक्यूमेन होता है तो बिजनेस की कोई भी फील्ड में एग्जिट ऑप्शंस अच्छे होते हैं, समझ। सो दैट्स जैसे लाइक आप तो लाइक SSBC से थे, बट इट्स लाइक हर बच्चा नहीं होता, कोई Tier 2 लाइक Tier 3 टियर लाइक साउथ कैंपस से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, तो उसके लिए क्या वो मतलब 1-2 स्किल्स बता दो कि मतलब जो साथ साथ वो परस्यू कर सकता है, जिसके उसके लाइक मैकेंजी MBBs में लाइक कंसल्टिंग में उसके लिए पाथवेज खुल जाए, उसके लिए रास्ते खुल जाए कि हाँ लाइक यार कि भाई ये बस ये 4 कॉलेजेस से उठा के तो लेके जाते हैं, तो इट्स लाइक कि दुनिया वहां पे थोड़ी है, लाइक 90% तो दुनिया उसके बाहर है ना, तो हमारा तो स्कोप भी खत्म हो गया। तो ऐसे कौन से लाइक स्किल्स हैं जो साथ में परस्यू कर सकता है, या ऐसा कुछ वो परस्यू कर ले साथ में कि जिससे उसका वहां पे स्कोप खुल जाए, लाइक इंटरव्यू तक वो पहुंच जाए, बाकी तो उसकी खुद की कैपेबिलिटी भी है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि 100% ही वही लोग बैठे हुए हैं वहां पर जो लाइक टॉप Tier 1 कॉलेज से। तो ऐसे कुछ स्किल्स जो हेल्प आउट कर पाए स्टूडेंट्स को यार साथ साथ अपने कॉलेज के। इसमें दो चीजें हैं, एक तो I'll give you what can be done and something that's an unfortunate truth. तो I'll tell you क्या हो सकता है, ठीक है,
या मैं बताता हूँ, हाँ ठीक है, क्या हो सकता है कि स्किल लेवल में व्हाट यू कैन डू इज, एक तो बी वेरी गुड विथ बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। ठीक है, कंसल्टेंट की जॉब वही है कि भाई वो क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स इज अ बिग थिंग, ठीक है, ठीक है। पर्सनालिटी पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, तुम्हारी स्ट्रीट स्मार्टनेस होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, important ठीक है। एंड and have like a good command over stuff like Excel, making ठीक है, PPTs. ठीक है, तो वो एक बहुत बेसिक सेंस में एक ट्रेड है which is very important in consulting, ठीक है, ठीक है। और a person should be great at research. रिसर्च भी एक टैलेंट है कि भाई तुम कैसे ट्रायंगुलेट कर रहे हो इन्फॉर्मेशन, कौन से कहाँ जा रहे हो, कैसे हो रही है, लगता है सिंपल, बट कंसल्ट मतलब जब व्हेन यू आर ऑन द जॉब, तो ऑब्वियसली तुम्हें जो पब्लिकली एक गूगल सर्च में इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो तुम्हें वो रिक्वायरमेंट नहीं है, जो तुमसे है वो नहीं मिलेगी गूगल सर्च में, तुम्हें बहुत एक ही बार में नहीं मिलेगी भाई। तो रिसर्च स्किल्स इज इम्पोर्टेंट। आई think most people have asked me this, but as such कुछ skill नहीं है कंसल्टिंग में। कुछ कोड कर सकते हैं जनरलिस्ट यार, कोर्स लाइक साथ में स्मॉल टर्म को शॉर्ट टर्म को क्वालिफिकेशन आर ऑलवेज बेटर टू हैव, ठीक है, ठीक है। स्किल आई थिंक कभी वेस्ट नहीं जाता, वेस्ट नहीं जाती। if somebody wants to do something like a CFA or an FRM, more than welcome to do that, but उतना भी फर्क नहीं पड़ता है, मतलब that's not required so much on the job. That might help you do the job better, slightly better, but ऐसा नहीं है कि सपोज तूने CFA करी हुई है, मैंने नहीं करी हुई, तो मेरे को बहुत डिसएडवांटेज है। अच्छा, मतलब इंटरव्यू रूम में दोनों ही पहुंच सकते हैं? इंटरव्यू रूम में दोनों पहुंच सकते हैं। इक्वल चांस है या फिर यार बात CA वाले का थोड़ा एक्स्ट्रा होता है? जो CFA है ना, वो उसकी क्वालिफिकेशन चाहे रेलेवेंट ना भी हो, बट उसकी क्वालिफिकेशन है, obviously he is more qualified, वही मैं जानना चाह रहा हूं, ठीक है, कि वो जो क्वालिफिकेशन मतलब वो CV तो उसकी स्ट्रांग है ना, चाहे वो कंसल्टिंग में नीडेड हो ना हो, उसकी CV स्ट्रांग हो गई नेचुरली, इसमें CFA CA कर रहा है, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली एड्स अप टू CV शॉर्टलिस्टिंग एंड फाइनल क्वालिफिकेशन देखने के हिसाब से, बट वैसे एंट्री बैरियर नहीं है कि तुम बोलो कि CFA कर लूं अगर मैं 3 लेवल तो मेरा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है किसी ने नहीं करा तो नहीं होगा। हाँ, मैंने बहुत सारे कंसल्टेंट्स देखे हैं लाइक जो CAs भी हैं और लाइक स्टिल CA भी हैं, CFA भी हैं, जो नहीं भी हैं, जो नहीं भी और जो है, तो वो सीन है। बी वेरी गुड एट कम्युनिकेशन। व्हाट कंसल्टिंग में एक हायरिंग ट्रेंड क्या है, उनको वेल राउंडेड पर्सनालिटी चाहिए, एज आई मेंशन, ठीक है। तो उनको है कि यार तुम्हारे ग्रेड्स मैटर, ठीक है, CGPA मैटर करती है, वो उनको हमेशा स्मार्ट के स्मार्ट चाहिए, बट उनको है कि यार तेरे CV में और भी चीजें हो, थोड़ा ऑलराउंडर टाइप का बंदा हो, हाँ, नॉट लाइक बुकवर्म, हाँ, बुकवर्म भी ना, और they'd rather prefer somebody who's done like 3-4 very different things rather than a specialist. अच्छा, सपोज कोई बंदा है, सपोज रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए बेसिकली। नहीं, रिस्क टेकिंग नहीं, बेसिकली कोई वाली बात है, जनरलिस्ट रोल है कंसल्टिंग, उन्हें ऑलराउंडर टाइप का बच्चा चाहिए, उन्हें जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स टाइप का बच्चा चाहिए, वो इज वेरी स्मार्ट, समझ गया, स्मार्ट है, उनको दिख रही है कि अगर तू बोलेगा 2 CGPA वाले बच्चे, एक की है 9.5, एक की है 8.5, हाँ, तुम एक तो एरिया तुमने कवर कर लिया, 8.5 की CV भरी हुई है, बोल रहा है मेरा एक स्टार्टअप भी चल रहा है, मेरा साइड हसल भी है, मैं कंटेंट भी करता हूँ, मैंने ये भी करा हुआ है, ये वो भी करा हुआ है, POR भी है, प्रोजेक्ट्स भी हैं, एंड जो 9.5 वाला बच्चा आता है वो बोलता है कि भाई मैंने पढ़ाई करी है, मैंने तो पढ़ाई करी, 4.5 है, CV खाली है मेरी, क्या CV खाली है, बाकी ठीक है, तो दो उसको, अब क्योंकि गैप बहुत ज्यादा हो गया, मे भी 9.5 वाले को उतना नुकसान नहीं होगा, बट अगर 8.5 या 9 होता तो 8.5 वाला क्लियर विनर था। कंसल्टिंग फर्म्स देखती हैं, ग्रेड देखेंगी, ठीक है, बट अगर 2 बंदे सेम से मिल रहे हैं, बट सेम परसेंटेज के, बट उन्हें लग रहा है ये वाले ने बहुत कुछ करा, तो दिल पिक दैट वे, वैल्यू एडिशन होनी चाहिए, तुमको ऑलराउंडर बच्चे चाहिए कि उसने भाई लाइफ में तो उधर कुछ फोड़ा वोड़ा हो। सपोज कहीं मैंने ऐसे इंस्टेंस देखे हैं जिनकी CV खाली है, या फिर
एकेडमिकली उतनी चीजें नहीं करी, फाइनेंस के कॉम्स वगैरह नहीं करे, बट कोई बंदा स्विमिंग का नेशनल लेवल वो था, अच्छा एथलीट था या स्विमर है वो नेशनल लेवल, तो उसको ले लेंगे भाई वो। अच्छा, उसकी प्रेफरेंस है बेसिकली। क्या मतलब नॉन वर्क रिलेटेड सीवी एस्पेक्ट्स काम करते हैं या एंड कंसल्टिंग में इन जनरल ये भी होता है कि यार सिर्फ और सिर्फ आपको एक कोर्स से नहीं लेते, तो तेरे को बीए प्रोग्राम से भी ले लेंगे, अच्छा, तो बीटेक वाले से भी ले लेंगे, वो बीकॉम भी ले लेंगे, वो बीएमएस भी ले लेंगे, वो इकोनॉमिक्स भी ले लेंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता, जनरलिस्ट फील्ड लगे। हाँ थोड़ी प्रेफरेंस ऊपर नीचे होती है बट उतनी भी नहीं होती। तो डज रेफरल्स वर्क? रेफरल्स तो एकदम से यार रेफरल्स ठीक है यार, रेफरल्स आई थिंक व्हाट आई पर्सनली हैव सीन स्लाइट बेनिफिट होता है ना, बट आई थिंक इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं यार, ऐसा नहीं होता, बट आई थिंक मैंने क्या देखा है, सपोज बेन है, बेन में अराउंड 1500-1800 जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एम्प्लॉइज 1500 से 1800 हैं, ठीक है। अब सपोज अब ड्यू में कितने लोग हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को मैसेज करेंगे, वो 1500 में से आई एम श्योर कि ऑन एन एवरेज कम से कम 1200 लोगों को मैसेज आएगा लिंक्डइन पे, ठीक है, 80-90% ही आएगा, ज्यादा ही भी आ सकता है, ठीक है। जो 10% है वो बिल्कुल ही डेड प्रोफाइल है, उसका एल्गोरिथम का राग उनको दिखाई नहीं रहा है, ठीक है, जो बीसीजी सर्च कर रहे हैं वो नहीं आ रहे सामने, नहीं हाँ मतलब जो भी है वो मेरे को नहीं पता, बट टेक्निकली 90% लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं एंड उनको बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, एक बंदे से नहीं आ रहे, ऑब्वियसली। तो टेक्निकली तो देखिए एस्टिमेट लगाए तो 1200-1000 लोगों को मैसेज आ रहे हैं, ऑब्वियसली, और एवरेज 3-4 लोग 5 लोग कर रहे हैं मैसेज, ठीक है, 3-4-5 रेफरल लोग हैं, 3-4-5 में रेफरल का पॉइंट क्या था कि जो हमारा पूल आ रहा है, हायरिंग पूल कैंडिडेट्स का, उसमें से मेरे को 10-15% ऊपर के बच्चे मिल जाए कि जो भाई एश्योरेंस ले रहे हो, कोई बेन की कंपेन का बंदा या किसी भी फॉर्म का बंदा, कि हाँ भाई मैं इसको जानता हूँ, अच्छा बंदा ले लो, ऑब्वियसली पर्सनल रिकमेंडेशन दे रहे हो आप, रेफरल, ठीक है। अब मगर 5000 बंदे को रेफरल जा रहा है, तो वो रेफरल पूल ही इतना बड़े कि उसमें भी रेफरल चाहिए, ऑब्वियसली, तो उसकी इफेक्टिवनेस बहुत कम हो गई है, तो उसमें लेवल मैटर करता है बेसिकली, कि लेवल द पर्सन हु इज गिविंग द रेफरल, यार ये ना थोड़ा एम्बिग्युइटी, ऑनेस्टली आई ऑनेस्टली थॉट कि आई गेस लेवल पे मैटर करता है, बट अगेन वेरीज विद फॉर्म्स, कुछ फॉर्म अब मेरे को पता नहीं किसका क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली रिवील नहीं करता कोई, बट लाइक कुछ फॉर्म्स में आई हैव सीन की सेम लेवल पे भाई एनालिस्ट का रेफरल भी चल रहा है, पार्टनर का नहीं चल रहा है, हाँ कई फॉर्म्स में थोड़ी प्रेफरेंस होती है, वेटेज ज्यादा होती है, हायर एज यू गो अप, ठीक है, तो ये तो होगा टेक्निकली तेरे ऑन पेपर रेफरल्स। इनफॉर्मल रेफरल्स थोड़ी बुटीक फॉर्म्स में ज्यादा चलते हैं, बेसिकली जितना उनका स्ट्रक्चर कम है। अब बेन में भाई एक बंदे का रेफरल तो कोई लेगा नहीं, अच्छा कि एक पार्टनर बोल रहा है भाई इसको रेफरल दो, नहीं होगा, सिस्टम सेट है भाई, तुम एचआर बोलेगी मुझे मत तंग करो भाई, बट कोई और बंदा, कुछ छोटी फॉर्म जो 30-40 लोग ही हैं, उसमें एनालिस्ट ने आगे बोल दिया कि सर आप हायरिंग कर रहे हो ना, मेरा एक दोस्त है, इसका भी इंटरव्यू देख, इसकी सीवी देख लो, वो देख लेगा, पसंद आएगा तो आ जाएगी उससे, छोटी कंपनी है ना, स्ट्रक्चर कम है, हायरार्कीज कम है, सब चीजें ठीक है, तो इनफॉर्मल कुछ ना कुछ लेवल पे रेफरल्स डू वर्क, लाइक कि हाँ ठीक है, इतना इम्पैक्ट नहीं होता। फॉर्मल रेफरल यार आई थिंक इट्स जस्ट बेटर टू हैव इट, कर लोगे तो नुकसान नहीं है कोई, 5% 10% में फर्क पड़ रहा है तो आई लाइक टू टेक दैट शॉट, ठीक है, नुकसान तो नहीं, बट उतना भी नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है, भाई ये रेफरल दे देगा तो मेरा तो 50% ही लूंगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, जैसा कि तुम्हें 10% मार्जिन एडवांटेज में भी मिल जाए तो मिल जाए, बट हाँ कि तुम्हारा इंटरव्यू हो गया चलो ठीक है, इंटरव्यू तक पहुंच गए, बट कई लोगों को लगता है कि यार इसको दोस्त बना लेता हूँ भाई, रेफरल देगा, उससे उतनी मीनिंगफुल एडवांटेज नहीं है तुम्हारी, जितना तुमने उस पर इन्वेस्ट कर दिया, या मीनिंगफुल एडवांटेज नहीं है उसकी, भाई तुम विदाउट रेफरल भी करोगे एंड तुम्हारी किस्मत है, अगर तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी है तो मैं आना हो तो आ जाएगा, नहीं है तो रेफरल में भी नहीं आएगा, वही जो आपने मेंशन किया, किस्मत वाली बात है, किस्मत बहुत चीजें चेंज कर देते हैं, किस्मत वाली काफी बात अपने आप, किस्मत वाली बात है, बट हाँ रेफरल ऐसे मेक और ब्रेक नहीं है कि नहीं मिला है तो भाई रोड में बैठ जाओ मैं कि भाई बेन का रेफरल नहीं मिला, अप्लाई ना करूं क्या, कर दे भाई, बिना उसके कर दे, कर तो दे, या
बेटर टू हैव, अगर तुम्हें मिल रहा है तो ले लो, नहीं मिल रहा है तो रो मत कि नहीं मिला, ठीक। उतना इंपॉर्टेंट फैक्टर भी नहीं है। तो मनन, हमारा एक मैंने एक सेगमेंट सोचा है, स्टार्ट करा है पॉपुलर बिलीव्स का, जिसके अंदर आपको मैं 3-4 बिलीव्स दूंगा, उसको आपको अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट दिखाना है विद अ शॉर्ट रीजन, बहुत लंबा नहीं, कूल, बट आपको देना है। फेयर ओके। सो सबसे पहला बिलीव कि टू बी अ सुपर सक्सेसफुल पर्सन यू हैव टू सैक्रिफाइस योर हेल्थ एंड सोशल लाइफ एट योर 20s, अगर आपको सुपर सक्सेसफुल बनना है। यार I think for a very short time, yes, but continuously without an idea, without an opportunity, ऐसे mindlessly cut off करके hustle करना है something that I don't believe in. तो but suppose you have an idea, मतलब suppose किसी को business idea है या एक short window of 2-3 साल है कि भाई उधर चीज build करनी है, तो उसमें I think that should take a priority. ठीक है। But over a long period, I don't think so it's worth it. हाँ, जो पहले कहते थे कि बेसिकली आपको 20s में आपको मेहनत ही करनी है सिर्फ, बाकी सब चीजें छोड़ देनी है। I think no. नहीं अगर मेरे को ऐसे फुल 10 साल सैक्रिफाइस नहीं करना 2-3 साल, देख वही वाली बात है ना कि अगर मेरे को लगता है कि 2-3 साल करके मेरे को एक्सपोनेंशियल कुछ बेनिफिट मिलेगा तो मैं करूंगा, ठीक है। बट तू बोले कि भाई 10 साल ऐसे विदाउट प्लानिंग तुम अगर भाग रहे हो तो जीरो है, कोई सिर्फ वैलिडेशन के लिए भाग रहे हो कि हाँ भाई मैं भाग रहा हूँ, घर वालों को दिखाने के लिए या बाहर दिखाने के लिए कि भाई मैं बहुत बिजी हूँ, बट दैट्स मीनिंगलेस। ठीक है। तो बिलीव नंबर 2, एन MBA फ्रॉम अ टॉप IIM like clique school is essential to reach at a top consulting or finance. I think exceptions do exist and I've seen a lot of people, but odds are not in a favor if you are not from a very good MBA college, especially in consulting. In a normal scenario. Yeah, in normal scenario, I think college matters a lot. College matters a lot. Yeah. Believe number 3, job hopping every 1 or 2 years is the best strategy to maximize your payout. Not always. I don't think so. It depends on the industry. Consulting में, finance में, does it help? Consulting में doesn't help. Internally consulting में बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, थोड़ा 3-4 साल बाद करना होना, मतलब डिपेंड करता है, फैक्टर है ना कि भाई स्विच करने का क्या है, इज इट अ कल्चरल इशू कि तुम्हें यहाँ पे पे आउट इशू है, टॉक्सिसिटी है या कुछ है, अनलेस तुम्हारा कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कॉर्पोरेट लैडर ग्रोथ के लिए चाहिए, तो आई डोंट थिंक उतना फर्क पड़ता। अच्छा, मोस्टली इफ यू स्टे एंड ग्रो एट दैट प्लेस दैट वुड बेनिफिट मोर। अगेन ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक्स पे है, कोई फॉर्म बहुत ज्यादा मैच्योर कर गई है कि उधर एक पॉइंट तक तुम कर सकते हो, बट उसके बाद भाई लोग बहुत सारे हैं डायरेक्टरशिप लेने के लिए, बट डायरेक्टर से फांसी हो सकते हैं, तो दैट्स ठीक है। हाँ, तो बिलीफ नंबर 4, फॉलो योर पैशन एंड मनी विल फॉलो, ऐसा कुछ है या फिर वी शुड फोकस ऑन मनी? आई थिंक डिपेंड्स, अगेन वही वाली बात है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा है, रिवॉर्ड टू सॉरी हाँ, बेसिकली जितना रिस्क है उतना ही ज्यादा एक्सपोनेंशियल पैसे का, एक्सपोनेंशियल सक्सेस का भी है, ठीक है। पर आई जनरली फील इन कि यार जो चीज तुम स्पेसिफिकली पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे हो, ठीक है, सपोज तू पॉडकास्ट कर रहा है, तेरे को पैसे नहीं बन रहे, बट तू प्योरली आउट ऑफ लव फॉर पॉडकास्ट या फन के लिए कर रहा है, ऑब्वियसली, तो आफ्टर अ पॉइंट वो चीज में पैसे बनने के इवेंचुअली ज्यादा चांसेस है, ऑब्वियसली। तो टेक्निकली पैशन अगर तुम अच्छे से कर रहे हो, तुम जेन्युइनली उसमें अच्छे हो, तो आई थिंक वो करना चाहिए, इवेंचुअली मनी should follow. ठीक है। Belief number 5, in consulting what you learn is more important than the money you make. Basically. I think true. I think very true. I think consulting, considering working hours भी ज्यादा होते हैं कुछ जगहों पे, exposure as I said earlier बहुत ज्यादा होता है, तो आपकी growth as a person काफी ज्यादा fast pace पे होती है, networking, हाँ, right, तो learning is obviously something that is parallel to none, ठीक है। तो पैसा उतना मैटर नहीं करता, पैसे तुम शॉर्ट टर्म 5-7 लाख एक्स्ट्रा ऊपर नीचे, that doesn't matter, ठीक है, बट जितनी वैल्यू तुम्हें उसके लिए एक्सपोजर दे रहा है, जो लर्निंग हो रही है, that's obviously
टू डाई फॉर। थैंक यू सो मच मनन, हमको अपना थोड़ा सा टाइम देने के लिए। अरे थैंक यू सो मच यार, वाज बहुत कुछ जेन्युइनली सीखने सो को मिला नाइस टू हैव यू। लग नहीं रहा भाई ऑलमोस्ट ऐसे 1-1.5-2 घंटे हो गए हैं। कि पता नहीं लगा हमारे हाँ यार, को, क्लूलेस थे बिल्कुल। हाँ आज है। काफी Thank you so much for having me. थैंक्स यार, थैंक यू सो मच।